द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम। अध्याय 191। संप्रदाय के नेता यान ने देखा कि लिन फैंग की मूल रूप से उभरती हुई क्यू अचानक मंद पड़ गई, मानो वह एक जीवित मृत व्यक्ति बन गया हो, और वह थोड़ा घबरा गया। ऐसा कुछ था जो संत संप्रदाय की विरासत की स्थापना के बाद से कभी नहीं हुआ था। वह हस्तक्षेप करके जांच करना चाहता था, लेकिन लिन फैंग की जीवन शक्ति अभी भी जल रही थी, इसलिए कम से कम उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। ये कहाँ है? इसी क्षण लिन फैंग ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने के दृश्य को देखकर दंग रह गया। क्या वह मुख्य हॉल में नहीं था? वह यहाँ कैसे पहुंच गया? आकाश रक्तिम लाल था और घूमते हुए लाल बादल जीवित प्राणियों की तरह सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे। प्रत्येक सांस के साथ एक लाश आकाश से गिर रही थी। दुनिया नष्ट हो रही थी, अतुलनीय रूप से दुखद। आकाश से पीड़ा की चीखें आ रही थीं, जिससे लिन फैंग का दिल कांप उठा। ये भयानक था, सचमुच भयानक। मैं हवा में कैसे तैर रहा हूँ? इस क्षण लिन फैंग ने देखा कि वह वास्तव में हवा में तैर रहा था। उसका शरीर भ्रम में था और हिल रहा था। और तभी एक विशालकाय प्राणी लिन फैंग के ऊपर से गिरा। लिन फैंग ने ऊपर देखा, उसकी अभिव्यक्ति घबराई हुई थी। वह उसे अपने हाथों से रोकना चाहता था। फुसफुसा। उस विशालकाय प्राणी की लाश तुरंत लिन फैंग के शरीर से होकर गुजरी, फिर नीचे गिरती रही। क्या हो रहा था? क्या वह पारदर्शी था? इस क्षण लिन फैंग थोड़ा घबराया, फिर उसने तेजी से गिरती लाश पर नजर डाली और उसका दिल और भी जोर से कांप उठा। यह इंसान नहीं था, ये किसी राक्षस जैसा था। धमाका। इस समय आकाश से एक दमघोंटू आभा हिंसक रूप से फूट पड़ी और झटकों ने लुढ़कते लाल बादलों को तितर बितर कर दिया। लिन फैंग ऊपर की ओर उड़ गया, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। जैसे ही वह करीब पहुंचा, दुनिया भर में ढोल की गूंज गूंज उठी। मार डालो। जब लिन फैंग ने अपने सामने का दृश्य देखा तो उसका मन कांप उठा और एक जानलेवा आभा ने उसे दबा दिया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। एक तरफ इंसान थे और दूसरी तरफ वे विशालकाय जीव थे जिन्हें उसने अभी अभी देखा था। स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई, अविश्वसनीय रूप से दुखद। उन विशालकाय जीवों ने इंसानों को मुर्गियों की तरह कुचल दिया या उन्हें पूरा निगल लिया। लिन फैंग का पूरा शरीर कांप उठा, उसके दिल में एक अभूतपूर्व भय उमड़ पड़ा और यहाँ तक कि एक भयंकर क्रोध भी भड़क उठा। और तभी आकाश से, शून्य लोक से एक विशाल काला हाथ बढ़ा। वह जहां भी गुजरा, शून्य लोक बिखर गया। वह विशाल काला हाथ आकाश और सूर्य को ढांकते हुए मानव पक्ष की ओर बढ़ा। लेकिन उसी क्षण दूर से प्रकाश की एक किरण चमकी। एक विशाल कुल्हाड़ी, जिसमें अपार शक्ति थी, ने विशाल हाथ को काट दिया और कुल्हाड़ी रुकी नहीं, लिन फैंग की ओर तेजी से उड़ी। लिन फैंग ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि वह सिर्फ एक मायावी शरीर है। लेकिन इस क्षण लिन फैंग के हाव भाव बदल गए, क्योंकि विशाल कुल्हाड़ी की आभा ने उसे जकड़ लिया था। नहीं! लिन फैंग घबराहट में चिल्लाया। मुख्य हॉल में संप्रदाय नेता यान इस समय चिंतित था। 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थीं और लिन फैंग अभी तक नहीं उठा था। अगर उसके पास अभी भी क्यूई न होती तो वह सचमुच सोच सकता था कि लिन फैंग मर गया है। और तभी लिन फैंग अचानक डर के मारे चिल्लाया, लिन फैंग! संप्रदाय नेता यान तुरंत आगे बढ़ा और लिन फैंग के कंधे पर हाथ रखा। इस समय लिन फैंग पसीने से लथपथ था, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसकी आंखें लाल थीं। मैं वापस आ गया हूँ। इस क्षण लिन फैंग ने अपने आसपास फिर संप्रदाय के नेता यान की ओर देखा और अंततः राहत की सांस ली। ये बहुत भयानक था, सचमुच भयानक। अभी भी जो चित्र उसने अभी अभी देखे थे वे लिन फैंग के मन में थे। चींटियों जैसे इंसान उन विशालकाय जीवों द्वारा कुचले जा रहे थे, बिना किसी प्रतिरोध के। वह वीरान जगह कहाँ थी? क्या वह जुबानहुआंग दुनिया थी? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये नर्क जैसा था, पूरा आसमान लाल था। क्या तुम ठीक हो? संप्रदाय प्रमुख यान ने पूछा। मैं ठीक हूँ, लिन फैंग ने माथे से पसीना पोंछते हुए सिर हिलाया। क्या तुमने पुराने पूर्वज को देखा? संप्रदाय प्रमुख यान ने पूछा। पुराने पूर्वज? लिन फैंग उलझन में संप्रदाय प्रमुख यान की ओर देखने लगा। पुराने पूर्वज को देखने का उसका क्या मतलब था? उस दृश्य में पुराने पूर्वज को देखना तो दूर, यह इतना भयानक था कि किसी को भी मौत के घाट उतार दे। हाँ, हर संप्रदाय प्रमुख, चाहे वे कुछ भी समझते हों, पुराने पूर्वज को देखेगा। क्या तुमने उसे नहीं देखा? संप्रदाय प्रमुख यान ने आश्चर्य से पूछा। इस मूर्ति में पुराने पूर्वज की दिव्य भावना की एक झलक थी। जो लोग इसे समझते थे वे पुराने पूर्वज द्वारा भीतर से दी गई विरासत प्राप्त कर सकते थे। तभी लिन फैंग के हाव भाव बदल गए और उसकी हथेली के एक झटके से एक विशाल कुल्हाड़ी अचानक प्रकट हो गई। लिन फैंग ने अपने हाथ में विशाल कुल्हाड़ी को चौंक कर देखा। ये वही विशाल कुल्हाड़ी थी जिसने उस दृश्य में अभी अभी विशाल हाथ को काटा था। यह उसके पीछे पीछे यहाँ कैसे आ गई? ये कैसे संभव है? और संप्रदाय के नेता यान विशाल कुल्हाड़ी को देखते ही अचानक बदल गए, स्पष्ट रूप से अविश्वास में।
यह विशाल कुल्हाड़ी बहुत साधारण थी, बिना किसी विशेष आभा के। यह एक साधारण कुल्हाड़ी जैसी लग रही थी, लेकिन लिन फैन को इससे एक हृदय कंपकंपा देने वाली आभा महसूस हो रही थी। यह एक प्राचीन आभा थी। डिंग, दिव्य कलाकृति, शाश्वत कुल्हाड़ी, अधूरी की खोज के लिए बधाई। शाश्वत कुल्हाड़ी। संप्रदाय के नेता यान ने लिन फैन के हाथ में कुल्हाड़ी को देखा और कहा, संत संप्रदाय की विरासत, सीधे शब्दों में कहें तो पुराने पूर्वज से प्राप्त की गई कोई चीज थी। पुराने पूर्वज ने इस मूर्ति में अपने दिव्य विचार की एक झलक छोड़ी थी, ताकि आने वाली पीढ़ियां मूर्ति के सामने आकर भीतर से उपयुक्त चीज़ों को समझ सकें और प्राप्त कर सकें। और ये सभी चीज़ें स्वयं पुराने पूर्वज की संपत्ति थीं। विरासत में औषधीय गोलियां पहले भी प्रकट हुई थीं, लेकिन अधिकतर साधना तकनीकें ही थीं। लेकिन अब किसी हथियार का प्रकट होना असंभव था। शाश्वत कुल्हाड़ी पुराने पूर्वज का हथियार था, जो पुराने पूर्वज के जाने के साथ ही बहुत पहले ही लुप्त हो गया था। लेकिन अब विरासत को स्वीकार करते समय ये किसी शिष्य को कैसे विरासत में मिल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि पुराने पूर्वज कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे थे? संप्रदाय नेता यान के एकांत चिंतन की तुलना में लिन फैन का हृदय आनंदित हो गया। फिर भी कुछ हद तक मानवीय। बस जियाओये को आधा डरा दिया और अभी भी एक दिव्य कलाकृति से उसकी भरपाई करना जानता है। बुरा नहीं, बुरा नहीं। हालांकि ये दिव्य कलाकृति अधूरी है, फिर भी ठीक है। अगर यह अधूरी भी है तो भी यह एक दिव्य कलाकृति है। इस समय लिन फैन का दिल खुशी से खिल उठा। जो दृश्य उसने अभी अभी देखा था, उसे अब वह याद नहीं करना चाहता था। संप्रदाय गुरु, क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ है? लिन फैन ने संप्रदाय प्रमुख यान की ओर देखते हुए पूछा। संप्रदाय प्रमुख यान ने लिन फैन की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। कुछ ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फैन, मुझे ये शाश्वत कुल्हाड़ी दिखाओ, संप्रदाय प्रमुख यान ने कहा। ठीक है। लिन फैन को इस बात का डर नहीं था कि संप्रदाय प्रमुख यान इसे गबन कर लेगा, इसलिए उसने कुल्हाड़ी सौंप दी। लेकिन जैसे ही संप्रदाय प्रमुख यान ने उसे उठाया, शाश्वत कुल्हाड़ी अचानक एक चमकदार रोशनी के साथ फूट पड़ी, जिससे संप्रदाय प्रमुख यान को पीछे हटना पड़ा। लिन फैन की आंखें ये देखकर चौड़ी हो गईं। ये बहुत शक्तिशाली था, है ना? संप्रदाय प्रमुख यान महान दिव्य क्षेत्र पूर्णता पर थे और उन्हें वास्तव में पीछे हटना पड़ा। यह एक दिव्य कलाकृति सचमुच अपने नाम के अनुरूप थी। यह इतनी प्रभावशाली थी। संप्रदाय प्रमुख यान ने शाश्वत कुल्हाड़ी को देखा। उसका हृदय थोड़ा कांप रहा था। दिव्य कलाकृतियों में आत्माएं होती हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको पहले ही अपना स्वामी मान लिया है। संप्रदाय प्रमुख यान ने अंततः ईर्ष्या से कहा। हे, लिन फैन हंसा। वह संप्रदाय प्रमुख यान की ईर्ष्या, जलन और नफरत को पहले ही देख सकता था। आखिरकार उसे एक दिव्य कलाकृति विरासत में मिली थी। पुनश्च कृपया सदस्यता लें, कृपया मासिक पास के लिए वोट करें, कृपया सब कुछ दें। चलो छोटे भाइयों, आओ और एक लहर का समर्थन करो। मुख्य हॉल के अंदर। क्या तुम सच में अनुभव के लिए बाहर जा रहे हो? संप्रदाय प्रमुख यान अब सचमुच अनिच्छुक था। इस बच्चे को पुराने पूर्वज की शाश्वत कुल्हाड़ी विरासत में मिली थी। अगर वह बाहर गया और मारा गया तो यह एक त्रासदी होगी। लेकिन लिन फैन के उत्साहित भाव देखकर संप्रदाय प्रमुख यान को पता था कि उसे मना नहीं किया जा सकता। नहीं संप्रदाय प्रमुख, मैं संप्रदाय में काफी समय से हूँ। लिन फैन ने कहा, मेरी साधना इस समय एक बाधा में है और मुझे सफलता पाने का एक अवसर चाहिए। वह विशाल विश्व में विचरण करने वाला व्यक्ति था। वह हमेशा संप्रदाय में कैसे रह सकता था? इसके अलावा उसकी वर्तमान शक्ति सर्वोच्च स्तर की नहीं थी। हालांकि उसका जीवन अभी भी बहुत समृद्ध था, फिर भी वह थोड़ा असुरक्षित महसूस करता था। अगर संत दानव संप्रदाय की त्रासदी कभी संत संप्रदाय पर आ पड़ी तो उसे सचमुच बहुत पछतावा होगा। पहले वह साधना को गंभीरता से नहीं लेता था, बस रोजाना खेलता रहता था। अब लिन फैन को आनंद लेते हुए भी अपनी साधना में सुधार करना था। संप्रदाय नेता यान जानता था कि वह उससे तर्क नहीं कर सकता और अंततः अनिच्छा से सहमत हो गया। तुम अनुभव के लिए बाहर जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कल तक इंतजार करना होगा। संप्रदाय नेता यान ने वापस जाकर महापुरुष से इस बारे में चर्चा करने की योजना बनाई। लिन फैन अब संप्रदाय का एक खजाना था और चाहे कुछ भी हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी थी। लिन फैन संप्रदाय प्रमुख यान की ओर देखा और अंत में सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं कल संप्रदाय छोड़ दूंगा। इसके बाद लिन फैन ने संप्रदाय प्रमुख से कुछ क्षण बातचीत की, फिर अपनी कुल्हाड़ी लेकर नामहीन शिखर की ओर चल पड़ा। ये दिव्य कलाकृति, शाश्वत कुल्हाड़ी प्राप्त करने के बाद लिन फैन ज्यादा दिखावटी नहीं रहना चाहता था। जब दिखावा करने का समय आया तो उसे दिखावा करना ही था। वह इसे जीवन भर नहीं छिपा सकता था, है ना? लिन फैन संप्रदाय से होकर चला और उसके पास से गुजरने वाले कुछ शिष्यों ने उसे उत्सुकता से देखा। जूनियर मार्शल अंकल, वह कुल्हाड़ी बहुत शक्तिशाली है, एक शिष्य ने आश्चर्य से कहा। लिन फैन थोड़ा मुस्कुराया। बस इतना ही, मुझे ये संप्रदाय प्रमुख की विरासत से मिली है। क्या? ये सुनकर आसपास के शिष्य दंग रह गए।
संप्रदाय प्रमुख की विरासत। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय प्रमुख ने अगले संप्रदाय प्रमुख की नियुक्ति पहले ही कर दी हो? हालांकि वे जल्द ही बेहद उलझन में पड़ गए। आखिर कब कोई हथियार विरासत में मिला था? क्या ऐसा हो सकता है कि जूनियर मार्शल अंकल झूठ बोल रहे हों? जूनियर मार्शल अंकल, क्या हम इसे छू सकते हैं? शिष्यों ने लिन फैंग के कंधे पर रखी विशाल कुल्हाड़ी को देखा। वे भी थोड़े उत्सुक थे। हालांकि विशाल कुल्हाड़ी बहुत साधारण लग रही थी, लेकिन उस पर टिमटिमाती रोशनी ने एक नज़र में ही स्पष्ट कर दिया कि यह कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं थी। ऐसा नहीं चलेगा, ये कुल्हाड़ी सिर्फ मुझे ही पहचानती है। संप्रदाय प्रमुख भी इसे छूना चाहते थे, लेकिन इस विशाल कुल्हाड़ी ने उन्हें पीछे धकेल दिया। आपकी सुरक्षा के लिए इसे न छूना ही बेहतर है। इन युवा जूनियर मार्शल भतीजों की ईर्ष्या भरी निगाहों को देखकर लिन फैन बहुत खुश हुआ। यही तो जिंदगी को स्वादिष्ट बनाता है। वाह! आसपास के शिष्य भी ये सुनकर विस्मय से भर गए। केवल जूनियर मार्शल अंकल लिन के पास ही ऐसा खजाना हो सकता है। हाँ, पिछली बार सबसे शक्तिशाली कौतुक युद्ध में जूनियर मार्शल अंकल लिन ने बहादुरी से प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और अब उनके पास ऐसी दिव्य कलाकृति और धारदार हथियार है। ये वास्तव में संप्रदाय के लिए एक आशीर्वाद है। अपने युवा जूनियर मार्शल भतीजों को अपनी प्रशंसा करते हुए सुनकर लिन फैंग का दिल बहुत पहले ही खुशी से झूम उठा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और ठीक इसी समय भीड़ में से एक आकृति अचानक प्रकट हुई और लिन फैंग के कंधे पर रखी विशाल कुल्हाड़ी की ओर हाथ बढ़ाया। लिन फैंग ने उस व्यक्ति को थोड़ा हैरान होकर देखा। यह आदमी कौन था? वह इतना गुस्ताख कैसे हो सकता है? धमाका! जैसे ही लुयान ने विशाल कुल्हाड़ी को छुआ, उसमें से एक तेज रोशनी निकली और उसे पीछे धकेल दिया। आसपास के शिष्य लगातार आश्चर्य से देखते रहे। वह आदमी कौन है? जूनियर मार्शल अंकल ने कहा था कि उसे छूना नहीं है, और वह फिर भी छूना चाहता था। कौन जाने? जूनियर मार्शल अंकल लिन कभी झूठ नहीं बोलते। इस आदमी ने इस पर विश्वास नहीं किया और खुद पर मुसीबत मोल ले ली, है ना? शायद वह जूनियर मार्शल अंकल लिन पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, लेकिन जूनियर मार्शल अंकल लिन हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। जूनियर मार्शल अंकल लिन के सामने इतनी छोटी सी चाल बेकार है। लुयान, जो उस अदम्य रोशनी से विमुख था, जमीन से ऊपर चढ़ गया। उसकी शांत आंखों में आक्रोश की एक झलक झलक रही थी। ये लुयान वही व्यक्ति था जिसे लिन फैन ने कई महीने पहले उपयोगिता शिष्य से खरपतवार निकालने वाले चुनते समय महत्वपूर्ण नहीं समझा था। अब कई महीनों बाद लुयान एक रहस्यमय बौद्ध मनके की मदद से हाउतियान क्षेत्र से उपाजित क्षेत्र में पहुंच गया था और एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य बन गया था। जूनियर मार्शल भतीजे, क्या आप ठीक हैं? लिन फैन ने पूछा। लुयान ने लिन फैन की ओर देखा और फिर चला गया। यह आदमी, लिन फैन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। ये शिष्य भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा था। जिसके साथ उसका तालमेल नहीं बैठ पाता, वह निश्चित रूप से अच्छा इंसान नहीं है। यह आदमी बहुत घमंडी है ना? यह आदमी कौन है? क्या आप इसे जानते हैं? ये जूनियर मार्शल चाचा लिन के साथ इतना असभ्य कैसे हो सकता है? लगता है वो कोई बाहरी संप्रदाय का शिष्य है जिसे पिछले महीने उपयोगिता शिष्य से पदोन्नत किया गया था और जिसका नाम यान रखा गया है। लिन फैन इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। फिर उसने हाथ हिलाया। ठीक है, सब लोग चले जाओ। मैं, तुम्हारा जूनियर मार्शल अंकल, कल अनुभव के लिए संप्रदाय छोड़ रहा हूँ। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे लिए कुछ मज़ेदार लाऊंगा। शुक्रिया जूनियर मार्शल अंकल। शिष्य बहुत खुश हुए और उन्होंने लिन फैन को सम्मानपूर्वक विदा किया। नामहीन शिखर पर लौटकर लिन फैन ने तुरंत विशाल कुल्हाड़ी अपने बैग में रख ली और बक्सों और अलमारियों में सामान पैक करने लगा। हे, मुझे कल जाने देना नामुमकिन है। मैं एक नज़र में ही ऐसी टालमटोल की चालों को समझ सकता हूँ। लिन फैन को पहले ही पता चल गया था कि संप्रदाय गुरु उसे जाने नहीं देंगे। पहले तो लिन फैन को लगा होगा कि संप्रदाय गुरु उसे जाने देंगे, लेकिन शाश्वत कुल्हाड़ी मिलने के बाद उसे जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी। आखिरकार वे भी तो शियाओये की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते थे, लेकिन हर समय संप्रदाय में रहना बहुत उबाऊ था। दुनिया देखने के लिए बाहर जाए बिना कैसे काम चल सकता था? पिछली बार की बात याद करो, जब वह संप्रदाय के साथ पियाओ हिम शिखर तक गया था, तो उसकी साधना कितनी तेजी से बढ़ी थी। वह बस आसमान छू रही थी, बचाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए जो कोई भी उसे बाहर जाने से रोकने की हिम्मत करता, उसे उससे मरते दम तक लड़ना पड़ता। हालांकि संप्रदाय गुरु और दूसरों की ताकत को देखते हुए लिन फैन को कोई उम्मीद नहीं थी। इस समय लिन फैन ने अपना बक्सा खोला, कुछ कपड़े और कुछ रोजमर्रा की जरूरत की चीजें पैक की और फिर तुरंत डैनडिंग शिखर की ओर दौड़ पड़ा। बाहर यात्रा करते समय पूरी तैयारी के बिना वास्तव में काम नहीं चलता। लिन फैन अब डैनडिंग पीक का एक जाना माना नाम बन चुका था, इसलिए वह बिना किसी रुकावट के अंदर बाहर आता जाता रहा और जो भी जड़ी बूटियां उसे दिखीं उन्हें इकट्ठा करता रहा। जड़ी बूटियां लगभग इकट्ठा हो जाने के बाद लिन फैन नामहीन पीक पर लौट आया।
लिन फैन ने कैजी कियाओ, झांग एगो और अन्य लोगों को निर्देश देने के लिए बुलाया और कहा कि वह कुछ समय के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं और उनसे शिखर की अच्छी देखभाल करने को कहा। कैजी कियाओ स्वाभाविक रूप से लिन फैन के जाने को लेकर थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन ये सोचकर कि उनके गुरु ने कहा था कि जब वह लौटेंगे तो उनकी चीजें लाएंगे, उन्होंने आखिरकार खुशी से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं, तुम्हारा संप्रदाय गुरु, पहले जाऊंगा। तुम सभी को अच्छी तरह से साधना करनी होगी और छोटी बहन का भी ध्यान रखना होगा। लिन फैन ने उन्हें हाथ हिलाया, फिर नामहीन शिखर से नीचे उतरा। जब वह पहाड़ के आधे रास्ते पर पहुंचा तो लिन फैन तुरंत अदृश्य अवस्था में चला गया और पहाड़ के द्वार की ओर दौड़ा। कनिष्ठ भाइयों, स्थिति यह है, लिन फैन को पुराने पूर्वजों की शाश्वत कुल्हाड़ी विरासत में मिली है और अब वह प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना चाहता है। हालांकि प्रशिक्षण सभी के लिए एक अपरिहार्य अनुभव है, लेकिन इस समय दुनिया बहुत शांतिपूर्ण नहीं है। अगर कुछ भी हुआ तो हमारा संत संप्रदाय उसके परिणामों को सहन नहीं कर पाएगा, संप्रदाय प्रमुख यान ने अपने कई कनिष्ठ भाइयों की ओर देखते हुए कहा। वया और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, फिर विचार में सिर झुका लिया। वे समझ गए कि उनके वरिष्ठ भाई का क्या मतलब था, ये प्रशिक्षण यात्रा शायद अपरिहार्य थी। तो वर्तमान स्थिति में इसका मतलब था कि उन्हें एक बड़ा त्याग करना होगा, है ना? कनिष्ठ भाइयों, आइए हम सब मिलकर योगदान दें। मेरा पिघलने वाला सार सुरक्षा कवच महान दिव्य क्षेत्र के नीचे के सभी हमलों को रोक सकता है और इसके साथ वह पूर्वी आत्मा महाद्वीप में बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकता है, महापुरुष वया ने उंगली उठाते हुए कहा। एक लाल बत्ती चमकी और उसके सामने एक घंटी जैसा खजाना प्रकट हुआ। वरिष्ठ भाई उदार हैं। चूंकि इस बच्चे को पुराने पूर्वजों की विरासत मिली है, इसलिए हम कंजूस नहीं हो सकते। मैं इस आकाश भक्षी पागल अजगर को उसका साथी जानवर बनने दूंगा, जानवरों को वश में करने वाले शिखर के महापुरुष ने अपनी आस्तीन झाड़ते हुए कहा। एक छोटा लाल सांप चुपचाप उसकी हथेली में पड़ा था। ये छोटा लाल सांप पहले से ही एक प्राचीन, बहुत शक्तिशाली, क्रूर जानवर के अस्तित्व के करीब पहुंच रहा था। अब जानवरों को वश में करने वाले शिखर के महापुरुष ईमानदारी से उसे लिन फैन का साथी जानवर बनने देने के लिए तैयार थे। ... संप्रदाय के नेता यान ने अपने कनिष्ठ भाइयों को उदारतापूर्वक कई खजाने निकालते हुए देखा और राहत महसूस की। लिन फैन को पुराने पूर्वजों की विरासत मिली थी और संत संप्रदाय को उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। बाहर यात्रा करना बेहद खतरनाक था, लेकिन इन वस्तुओं के साथ वह बिना किसी बाधा के महान दिव्य क्षेत्र के स्वामियों की अनदेखी करते हुए भी घूम सकेगा। खासकर 20 टैमिंग पीक के ग्रैंड एल्डर का आकाशभक्षी पागल अजगर, जिसका वंश एक प्राचीन क्रूर जानवर के वंश के बेहद करीब था और उसकी अपनी शक्ति उन्नत महान दिव्य क्षेत्र में थी। उसे अपने साथ रखने से उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होती। ... इस समय लिन फैन ने एक क्रूर जानवर को बीच रास्ते में ही कुचल दिया था, फिर उसे अपनी सवारी बना लिया था और सरपट दौड़ता हुआ पूरे रास्ते चला गया था। जहां तक उसकी मंजिल का सवाल है, लिन फैन को पहले से ही अंदाजा था। लिन फैन को 7 संतों के खजाने के नक्शे से कई जगहें पहले से ही पता थीं। पहला गंतव्य 7 संतों के खजाने के नक्शे पर पहला स्थान था, ज्वाला नर्क। तेज भागो, लिन फैन ने एक लंबा चाबुक पकड़े हुए और क्रूर जानवर की पीठ पर थपथपाते हुए कहा। क्रूर जानवर चीख पड़ा, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। उसने पहले एक इंसान को देखा था और भरपेट खाना चाहता था, लेकिन किसने सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। उसकी नज़र में यह इंसान बहुत ही भयानक था। घोड़े पर सवार होकर सरपट दौड़ते हुए, हवा तेज थी। लिन फैन के मुंह पर भी एक शानदार मुस्कान आ गई। वह इस तरह भाग रहा था क्योंकि उसे डर था कि कहीं संप्रदाय के गुरु उसे पकड़ न लें और फिर उसे वापस खींच न लें। कल जाने की बात पूरी तरह से एक चाल थी। लिन फैन को इस टालमटोल की रणनीति का पता कैसे नहीं चला। संप्रदाय के गुरु जरूर दूसरे महापुरुषों से इस बारे में बात करेंगे और अंततः उसे जबरदस्ती अपने पास रखने का फैसला करेंगे। अपनी साधना के कारण वह निश्चित रूप से विरोध नहीं कर सकता था, इसलिए बेहतर था कि पहले ही भाग जाए और सुनिश्चित कर ले कि वे जियाओये को ना पा सकें। एक बार जियाओये बाहर ताकत हासिल कर लेगा तो वह गौरव के साथ लौटेगा। दिन रात बीतते गए। लिन फैन ने नक्शे को देखा, अपनी दिशा की पुष्टि की और फिर आगे बढ़ गया। ये दुष्ट राक्षस इतनी दूर तक यात्रा करते हुए वास्तव में असाधारण था। एक दिन में 1000 ली की यात्रा करना कोई समस्या नहीं थी। संत संप्रदाय नेता यान अपने कनिष्ठ भाइयों द्वारा बलिदान किए गए खजाने को नामहीन शिखर पर ले आया। ये बच्चा प्रशिक्षण के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। हालांकि वे अनिच्छुक थे, अब वे कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब संप्रदाय नेता यान को झांग एगो से पता चला कि लिन फैन कल ही संप्रदाय छोड़ चुका है, तो वह तुरंत नामहीन शिखर पर स्तब्ध रह गया। अब वह ये कैसे खेल सकता था। संत संप्रदाय के क्षेत्र से गुजरने के बाद उसके सामने एक पीली दुनिया प्रकट हुई। पीली रेत फैलती हुई पूरे आकाश में फैल गई। लिन फैन ने अपनी नज़रें एकाग्र की, फिर अपना नक्शा निकाला।
संत संप्रदाय के क्षेत्र के पार मृत्यु का रेगिस्तान था। आगे बढ़ो। लिन फैन ने उस क्रूर जानवर को उसकी टांगों के बीच थपथपाया। लेकिन क्रूर जानवर कई बार चिल्लाया, आखिरकार घुटनों के बल बैठ गया। धुंधली आंखों से लिन फैन को देख रहा था और चाहता था कि लिन फैन उसे छोड़ दे। वह आगे के रेगिस्तान से बहुत डरा हुआ लग रहा था। लिन फैन ने क्रूर जानवर की शक्ल देखी और आखिरकार आह भरते हुए बोला, चले जाओ। शुरू में लिन फैन अनुभव हासिल करने के लिए क्रूर जानवर को काटना चाहता था, लेकिन ये क्रूर जानवर उसे यहाँ तक खींच लाया था। उसे कुछ श्रेय मिलना चाहिए था, भले ही वह योग्यता न हो, इसलिए वह उसकी जान बख्श देगा। आओ। क्रूर जानवर ने कृतज्ञता से लिन फैन को देखा, फिर पीठ फेरकर भाग गया, मानो डर रहा हो कि लिन फैन उसे एक ही वार में काट डालेगा। लिन फैन ने आगे के अंतहीन रेगिस्तान को देखा, आखिरकार बेबसी से आह भरी और बहादुरी से पीली रेत में कदम रखा। धीरे धीरे पीली रेत और गहरी होती गई और लिन फैन की आकृति धीरे धीरे उसमें विलीन हो गई। दुनिया, यह एक नारकीय जगह है, मुझे पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लिन फैन रेगिस्तान में चलते हुए कई बार बड़बड़ाया। इस मृत्यु मरुस्थल का खतरा किसी निश्चित भूमि से ज्यादा कम नहीं था। यहाँ बहुत ही अजीबोगरीब क्रूर जानवरों का एक समूह रहता था, शायद वे वास्तव में क्रूर जानवर भी नहीं थे। संप्रदाय के अभिलेखों के अनुसार यह मृत्यु मरुस्थल संत संप्रदाय से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। उपाजित क्षेत्र से नीचे के शिष्यों के लिए इस रेगिस्तान में जीवित रहना बहुत मुश्किल होता, और जब संप्रदाय के शिष्य प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते तो वे हमेशा समूहों में यहाँ से गुजरते। इसी समय रेत का तूफान तेज हो गया, बगल से बह रहा था। लिन फैन ने सीधे शाश्वत कुल्हाड़ी निकाली और उसे अपने चेहरे के किनारे पर रखा, जिससे रेत उसके चेहरे पर न उड़े। लिन फैन के सामने रेत के एक टुकड़े पर अचानक हल्का सा कंपन हुआ, मानो कोई प्राणी उसके भीतर हिल रहा हो। सरसराहट की आवाज़ें आसपास की हवा के साथ मिल गईं, जिससे यह पहचानना मुश्किल हो गया कि यह हवा की आवाज़ थी या आने वाले खतरे की चेतावनी। और ठीक इसी क्षण रेत की सतह अचानक धंस गई और एक विशालकाय कनखजूरा अचानक रेत से निकल आया। उसका विशाल शरीर एक विशालकाय जीव जैसा था, अनगिनत तंबू हवा में लगातार हिल रहे थे और उसके भयानक मुंह से सरसराहट की आवाज़ आ रही थी। इस हलचल से चौंककर लिन फैन ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी हुई अनंत कुल्हाड़ी फेंक दी। डिंग, एक उन्नत जन्मजात क्रूर जानवर को मारने के लिए बधाई। डिंग, अनुभव 100,000 बढ़ गया। ... संकेत सुनते ही लिन फैन ने तुरंत राहत की सांस ली, साथ ही दुखी होकर कोसते हुए, तुमने जियोये को मौत के घाट उतार दिया। लिन फैन आगे बढ़ा और क्रूर जानवर के शरीर से शाश्वत कुल्हाड़ी निकाली। फिर उसने कनखजूरे के आकार वाले क्रूर जानवर की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मौत की तलाश में। हालांकि इस क्रूर जानवर की ताकत बहुत कमजोर थी, लेकिन इसने लिन फैन को एक बात समझा दी, इस मौत के रेगिस्तान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। ये बहुत खतरनाक था। ये क्रूर जानवर आमतौर पर भूमिगत रहते थे और उनके अचानक हमले बहुत अप्रत्याशित होते थे। अगर जियोये की बेहतर ताकत न होती तो शायद वह सचमुच इसके झांसे में आ जाता। लिन फैन फिर आगे बढ़ता रहा, यह नहीं जानता था कि इस अंतहीन रेगिस्तान ... उस रेगिस्तान में एक लंबी काली परछाई बड़ी होती जा रही थी। जब परछाई साफ हुई तो वह एक कारवां था। ये कारवां रेगिस्तान में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। कारवां के भीतर गालियों का एक कोलाहल गूंज रहा था। पुनश्च कृपया मूल पुस्तक का समर्थन करें, सदस्यता लें और कुछ प्रेरणा दें। दिन में 4 अपडेट मेरी पूरी कोशिश है। मैं वन पंच किंग नामक एक किताब की सिफारिश करता हूँ। कारवां रेगिस्तान में यात्रा कर रहा था, उसके घूमते पहिए नर्म रेत पर लंबे निशान छोड़ रहे थे। कारवां के दोनों ओर काले कवच रक्षकों का एक समूह क्रूर जानवरों पर सवार था, उनके लंबे ब्लेड एक तेज चमक छोड़ रहे थे जिससे सभी भयभीत थे। कारवां में कई लोहे के पिंजरे थे जिनमें क्रूर जानवर रखे हुए थे। हालांकि ये कभी शक्तिशाली क्रूर जानवर अब कमजोर लग रहे थे, अपने पिंजरों में ढह रहे थे, फिर भी उनकी आंखें अभी भी क्रूरता से चमक रही थीं। ये काले कवच रक्षक रेगिस्तान में यात्रा कर रहे थे, उनकी सतर्क निगाहें अपने आसपास के वातावरण को देख रही थीं। लेकिन जब उन्होंने पिंजरों में बंद खतरनाक जानवरों को देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। यह 1 महीने में उनकी सबसे बड़ी लूट थी। इस बार यंग मिस हमारे साथ यात्रा कर रही हैं, इसलिए हमारी फसल पूरी है। सोच रहा हूं कि इसकी कितनी अच्छी कीमत मिलेगी। एक ब्लैक आर्मर गार्ड ने अपने चमकदार काले कवच पर खरोंच लगाते हुए कहा, उसका मन भी खुश था। हालांकि यह यात्रा खतरों से भरी थी। यंग मिस की कमान में कोई हताहत नहीं हुआ। इन 6 जन्मजात महान पूर्णता वाले खतरनाक जानवरों को जिंदा भी पकड़ लिया गया, जिससे फसल बहुत फलदायी रही। गार्ड अपने खतरनाक जानवर पर सवार होकर सामने वाली पुरानी कम आलीशान गाड़ी के पास पहुंचा और सम्मानपूर्वक कहा, यंग मिस, आगे ब्लैक गॉज है, हमें सावधान रहना होगा। मौत के रेगिस्तान में न केवल जमीन के नीचे छिपे खतरनाक जानवरों से, बल्कि मौत के रेगिस्तान में रेत के डाकुओं से भी सावधान रहना चाहिए।
रेगिस्तान के 14 डाकू मौत के रेगिस्तान के क्रूर जानवरों से भी ज्यादा भयानक हैं। समझ गया, सबको ज्यादा सतर्क रहने को कहो। गाड़ी के अंदर से एक स्पष्ट आवाज आई, मानो कोई स्वर्गीय धुन हो, सुनने में मनमोहक। काले कवच रक्षक ने गाड़ी को सम्मान से देखा और मन ही मन सोच रहा था कि दुनिया में ऐसी औरत क्यों होगी। वह ये भी सोच रहा था कि यंग मिस का दिल कौन जीत सकता है। दूर धूल उड़ रही थी और काली आकृतियों का एक समूह क्रूर जानवरों पर सवार होकर रेगिस्तान में तेजी से आगे बढ़ रहा था। हाँ, मैंने उन्हें 1 महीने पहले देखा था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे 1 महीने बाद भरपूर फसल लेकर लौटेंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा सौदा है, समूह का नेतृत्व कर रहे एक आंख वाले रेतीले डाकू ने दहाड़ते हुए कहा। उसका चेहरा क्रूर था। ये व्यक्ति शा डुलोंग था, 14 रेत डाकुओं का नेता, एक मध्य स्तरीय आत्मिक क्षेत्र साधक, जिसके पास 8 साधना तकनीकें थीं। प्रत्येक साधना तकनीक गहन श्रेणी निम्न श्रेणी की थी और उसकी शक्ति अद्भुत थी। वह इस मृत्यु मरुस्थल में एक शीर्ष व्यक्ति था। अन्य 13 डाकुओं के नाम सभी शाह अक्षर से शुरू होते थे। शाह दाओतियान, शाह मेक्सियोंग, शाह वुक्सिंग। ये 14 रेगिस्तानी डाकू मृत्यु मरुस्थल में अत्याचारी थे। जो लोग मृत्यु मरुस्थल से गुजरते थे उन्हें न केवल अपने आसपास के रेत के क्रूर जानवरों से बल्कि इन 14 रेत डाकुओं से भी सावधान रहना पड़ता था। 14 रेत डाकुओं के कोई अधीनस्थ नहीं थे, वे सभी 14 हमेशा एक साथ यात्रा करते थे। इस विशाल मरुस्थल में वे अधिपति थे। एक जमाने में कुछ ऐसे स्वामी थे जो इन 14 रेत डाकुओं को खत्म करना चाहते थे, जो आम लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे मौत के रेगिस्तान में 14 रेत डाकुओं के जाल में फंस गए और मारे गए। इसलिए तब से किसी भी स्वामी ने स्वर्ग की ओर से 14 रेत डाकुओं को खत्म करने का दावा नहीं किया। 6 क्रूर जानवर तुम्हारे हैं और वह छोटी लड़की मेरी है, शा डुलोंग ने हंसते हुए कहा, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। हाँ मालिक, पेट भरने के बाद हमें भी एक मौका देना। हमने पहले कभी गोंड परिवार की युवा मिस का स्वाद नहीं चखा है। छोटे कद के शा मेक्सियोंग ने अपने होंठ चाटे और आंखों में एक अश्लील नजर डालते हुए कहा। ठीक है। ... इस समय कारवां मौत के रेगिस्तान में एक जरूरी रास्ते पर पहुंच गया था। दोनों तरफ सूखी रेत और पत्थरों से बनी चट्टानें थीं, न ज्यादा ऊंची न ज्यादा छोटी, जो इस सड़क को अलग थलग कर रही थीं और सिर्फ यही एक रास्ता बचा था। युवा मिस, हम ब्लैक गॉज पहुंच गए हैं, एक ब्लैक आर्मर गार्ड ने टीम को रुकने का इशारा करते हुए कहा, फिर सतर्कता से चारों ओर देखा। इसी समय गाड़ी के 2 छोटे दरवाजे खुले और अंदर से एक आकृति निकली। सादे सफेद कपड़े पहने, धूल के एक कण से भी अछूती, उसके घुंघराले बाल और कनपट्टियों के पास की पतली लंटें उसकी बेमिसाल खूबसूरती को और निखार रही थीं। उसकी नाजुक विलो जैसी भौहें, जो सौम्यता का प्रतीक होनी चाहिए थीं, अब थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह आगे देख रही थी। खतरा है, गोंड बिंगे ने देखने के बाद कुछ शब्द कहे। ब्लैक आर्मर गार्ड बहुत घबरा गया और उसने तुरंत सभी को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। हाँ, जैसा कि गोंड परिवार की सबसे चतुर युवा मिस से उम्मीद की जाती है, वह एक नज़र से ही खतरे का अंदाजा लगा सकती है। इस समय 14 आकृतियां चट्टान से नीचे उतरीं, जबकि उनके सवार क्रूर जानवर गुर्राते हुए चट्टान पर दुबक गए, उनकी आंखें नीचे घूरते हुए भयंकर रूप से चमक रही थीं। 14 रेत डाकू। जब आकृतियां प्रकट हुईं तो पहरेदारों के हाव भाव बदल गए। जाहिर है 14 रेत डाकुओं का महान नाम उनके लिए अपरिचित नहीं था। अच्छे सज्जनों, हम नियम समझते हैं। हम पैसा छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या हम 6 क्रूर जानवरों को अपने साथ ले जा सकते हैं? गोंड बिंगे के पास खड़े काले कवच वाले पहरेदार ने कहा। वह जानता था कि 14 रेत डाकुओं के प्रकट होने के बाद उनसे लड़ना असंभव होगा। शा डुलोंग इस क्षण हंसा, अपनी पहले से ही अंधी आंख को छूते हुए। पैसा छोड़ दो, क्रूर जानवरों को छोड़ दो और इस नन्ही सी सुंदरता को छोड़ दो। तुम सब भाग सकते हो। ब्लैक आर्मर गार्ड के हाव भाव बदल गए, थोड़ा गुस्सा दिखा, फिर उसने शांति से कहा, ये गोंड परिवार की युवा मिस है। ब्लैक आर्मर गार्ड की बात शा डुलोंग ने बीच में ही रोक दी। मैं गोंड परिवार की युवा मिस को रोक रहा हूं। तुम्हारे गोंड परिवार के तथाकथित कुलपिता ने मेरी आंखें फोड़ दीं, लेकिन अफसोस है कि वह बूढ़ा यहां मर गया। वह बूढ़ा मर गया और अब हम इस लड़की के साथ खेलेंगे। ये बहुत मज़ेदार होगा। शा डुलोंग बुरी तरह हंसा और बाकी 14 रेत डाकू भी अश्लीलता से हंसे। युवती, जब हम जाएंगे तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इन 14 रेत डाकुओं का हम कोई मुकाबला नहीं कर सकते, ब्लैक आर्मर गार्ड ने कहा। गोंड बिंगे ने 14 रेत डाकुओं को देखा, उसकी आंखें घृणा से चमक रही थीं। छोटी सुंदरी, मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो, इससे मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि बाद में तुम खूब मज़े करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम इसे हमेशा याद रखोगी। शा डुलोंग जोर से हंसा। शा डुलोंग के लिए सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात गोंड परिवार के उस बूढ़े आदमी की आंख फोड़ना थी। वर्षों पहले गोंड परिवार के मुखिया रेगिस्तान के 14 डाकुओं का सफाया करने के लिए लोगों को मौत के रेगिस्तान में ले गए। उनके टकराव के दौरान शा डुलोंग की एक आंख उंगली से फोड़ दी गई
और गोंद परिवार के मुखिया को भी शार्दुलोंग ने एक जगह फुसलाकर ले गया और वहां के क्रूर जानवरों ने उसे खा लिया। अब जब गोंद परिवार की युवा कुमारी प्रकट हो गई थी तो शार्दुलोंग ने अतीत का बदला लेने के लिए उसे बुरी तरह से पीड़ा देने का इरादा किया। इस समय गोंद बिंगे की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और एक झंझनाहट के साथ उसने अपनी लंबी तलवार खींच ली। शार्दुलोंग ने अपना बड़ा हाथ लहराया, सभी पुरुषों को मार डालो, महिलाओं को छोड़ दो। 14 रेत डाकू दहाड़ उठे, प्रत्येक ने अपने हथियार निकाले और आगे बढ़े। और तभी चट्टान पर मौजूद क्रूर जानवर अचानक चीख पड़े और चट्टान से नीचे कूद पड़े। उतरने के बाद वे बेतहाशा अपने हाथ पैर हिलाते हुए चारों दिशाओं में भागने लगे, मानो कोई भयानक घटना घटने वाली हो। पिंजरों में बंद 6 शक्तिहीन क्रूर जानवर भी इस क्षण भय से दहाड़ रहे थे, अपने कमजोर शरीरों से पिंजरों से टकरा रहे थे। इस क्षण सभी संदेह से भर गए। क्या हो रहा है? अपने घोड़ों को इधर उधर भागते देखकर 14 रेत डाकू भी गुस्से से दहाड़ने लगे, लेकिन ये क्रूर जानवर इस समय मानो प्रेत बाधित थे, आदेशों की पूरी तरह से अवहेलना कर रहे थे। कुछ क्रूर जानवर कोई रास्ता न देखकर सीधे चट्टान से टकराकर आत्महत्या कर बैठे। युवती, इन क्रूर जानवरों को क्या हो गया है? गोंद बिंगे के सुंदर चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। उसके लाल होंठ थोड़े से खुले और उसने अपना सिर हिलाया, और उसी क्षण धरती हिल गई और चट्टान जोर से कांप उठी। अरे, धिक्कार है, धीरे करो। इस क्षण सभी चकित रह गए, मानो पत्थर जैसी चट्टान से कुछ निकल रहा हो। एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी और अचानक चट्टान पर एक विशाल गड्ढा खुल गया। अंदर से एक आवाज आई जिसने सभी को चौंका दिया। जमीन पर नहीं बल्कि भूमिगत होने से जियाओ ये को मुंह भर रेत खानी पड़ी। लिन फैन ने फिर से दिन का उजाला देखा, थूका, अपने सिर और कपड़ों पर थपथपाया और रेत झाड़ दी। लगातार यात्रा करने से लिन फैन थोड़ा परेशान हो गया था, इसलिए उसने आखिरकार कठोर उपाय अपनाए, जानवरों को वश में करने की कला, और एक डंडे से एक रेतीले क्रूर जानवर को वश में कर लिया। ये कनखजूरे जैसा क्रूर जानवर लाल सिर, काली पीठ और नीले रंग के नीचे का हिस्सा वाला क्रूर था। जब लिन फैन ने इसे पहली बार देखा तो वह भी चौंक गया, क्योंकि यह उससे कहीं बड़ा था जिसे उसने पहले कुल्हाड़ी से काटा था। हालांकि लिन फैन की राय में उसे उसके आकार की परवाह नहीं थी, उसे तो बस एक सवारी चाहिए थी। इसलिए डंडे के प्यार नफरत भरे प्रहारों के बीच ये कनखजूरा क्रूर जानवर लिन फैन के पैरों में अपमानजनक रूप से झुक गया। अब कनखजूरा क्रूर जानवर गड्ढे से बाहर निकल आया, उसके अनगिनत पैर चट्टान पर चढ़ रहे थे, उसका अंतहीन लंबा शरीर धीरे धीरे गड्ढे से बाहर निकल रहा था। लिन फैन ने कनखजूरे क्रूर जानवर के माथे पर लगे 2 तीखे एंटीना को पकड़ते हुए चिल्लाया, ठहरो ठहरो, यह एक कनखजूरा ड्रैगन है। तभी किसी अनजान गुट से किसी ने डर के मारे चीख मारी। गोंद बिंगे ने भी अपने सामने खड़े उस विशालकाय जीव को भयभीत भाव से देखा, उसके दिल में एक ठंडक सी दौड़ गई। ये कनखजूरा ड्रैगन मौत के रेगिस्तान का राजा था, इसके जबड़े में अनगिनत जाने जा चुकी थीं, खासकर ये लाल सिर वाला, काली पीठ वाला ड्रैगन, जो पहले से ही वयस्कता के बेहद करीब था। वयस्क होने पर सेंटीपीड ड्रैगन के एक जोड़ी हड्डीदार पंख उगाएंगे और तब उसकी शक्ति बेजोड़ होगी। इस समय सभी ने सेंटीपीड ड्रैगन के चपटे माथे पर एक व्यक्ति को बैठे देखा और वे सब आश्चर्य से आंखें फाड़े रह गए। उन्होंने पहले कभी किसी सेंटीपीड ड्रैगन को किसी इंसान द्वारा वश में होते नहीं देखा था। 14 रेत डाकुओं ने एक दूसरे को देखा। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनके घोड़े क्यों उन्मत्त होकर भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने सेंटीपीड ड्रैगन की आभा को सूंघ लिया था। शार्दुलोंग निश्चल खड़ा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रहस्यमय व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह लापरवाही से काम ले। ये सेंटीपीड ड्रैगन अकेले ही उनकी पूरी सेना को खत्म कर सकता था, उसे वश में करने वाले रहस्यमय व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस समय न केवल शार्दुलोंग बल्कि गोंद बिंगे और उसका समूह भी जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सेंटीपीड ड्रैगन जमीन पर कुंडली मारे बैठा था, उसका अगला हिस्सा सीधा खड़ा था, उसके अनगिनत पंजे शून्य लोक में फैलते और सिकुड़ते हुए अपने सामने इंसानों को देखकर उसकी क्रूरता का आभास दे रहे थे। लेकिन अपने माथे पर बैठे व्यक्ति के बारे में सोचकर सेंटीपीड ड्रैगन तुरंत शांत हो गया। इस समय लिन फैन ने बाएं और दाएं देखा, वास्तव में लोगों के इन 2 समूहों को देख रहा था, और फिर उसने आसपास के वातावरण को देखा। उसका मन संदेह से भर गया। भूमिगत यात्रा करते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ पहुंच गया है। तुम लोग कौन हो? इस समय लिन फैन ने अपने लहराते बालों को झटक दिया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांध लिया, अपना शरीर सीधा किया और एक अद्वितीय गुरु की आभा बिखेरी। हालांकि लिन फैन उन्हें बहुत ही कम उम्र का लग रहा था, उसके शांत चेहरे से एक हल्की आभा निकल रही थी, एक कुलीनता और संयम की आभा, मानो उसने दुनिया के अनगिनत उतार चढ़ाव देखे हों। वरिष्ठ, मैं गोंद बिंगे हूँ, मो शहर के गोंद परिवार से। गोंद बिंगे तुरंत आगे बढ़े और सम्मानपूर्वक बोले। शार्दुलोंग गोंद बिंगे को इस रहस्यमय व्यक्ति से बात करते देखकर थोड़ा घबरा गए। वे कुख्यात रेत डाकू थे और गोंद बिंगे की सुंदरता और इस रहस्यमय व्यक्ति की युवावस्था के साथ कुछ न कुछ होना लाजमी था।
अगर गोंद बिंगे ने कोई सुझाव दिया होता तो ये रहस्यमय व्यक्ति उस सुंदरी की मुस्कान पाने के लिए उन सभी को मार डालता। इस समय शार्डुलोंग भागना चाहता था, लेकिन सेंटीपीड ड्रैगन की लाल कांच जैसी आंखें उन्हें घूर रही थीं, जिससे वे हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वरिष्ठ, ये लोग मौत के रेगिस्तान के 14 रेत डाकू हैं जो निर्दोष लोगों की अंधाधुंध हत्या करने के लिए कुख्यात हैं। अब उन्होंने हमारे कारवां को रोक लिया है, लूटने और मारने के इरादे से। शांत और संयमित गोंद बिंगे ने धीरे धीरे स्थिति समझाई, उम्मीद करते हुए कि इस रहस्यमय व्यक्ति के प्रकट होने से 14 रेत डाकुओं का सफाया हो सकता है। लिन फैन सेंटीपीड ड्रैगन के सिर के ऊपर खड़ा था और नीचे दोनों समूहों के लोगों को देख रहा था। खासकर उस खूबसूरत महिला के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि जियुए को आगे आकर इन 14 रेत डाकुओं को मार डालना चाहिए। लेकिन लिन फैन कैसा इंसान है? क्या वह सुंदरता से प्रभावित हो सकता है? अगर वह बस वही करे जो दूसरे उसे करने को कहें, तो क्या वह तब भी उसकी शैली होगी? इसके अलावा उसे ज़रूरी काम निपटाने थे और यह सेंटीपीड ड्रैगन निश्चित रूप से सवारी के रूप में काम नहीं करेगा। लगातार रेत में दौड़ता हुआ कौन इसे सहन कर सकता है? लिन फैन को यह भी याद नहीं था कि उसने रास्ते में कितनी रेत निगल ली थी। वरिष्ठ, हम बस अपना गुजारा करना चाहते हैं, शार्दुलोंग ने तुरंत कहा। हाँ हाँ, बाकी 14 रेत डाकुओं ने भी सिर हिलाया। ... और ठीक इसी समय जब उन्होंने सीनियर को कुल्हाड़ी निकालते देखा तो उनके दिल दहशत से भर गए, जबकि गोंद बिंगे के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी राय में सीनियर जरूर लोगों के लिए बुराई का खात्मा करने वाला था। लेकिन उसी पल सभी चौंक गए और चिल्ला उठे, ये कैसे संभव है? वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि सीनियर इस सेंटीपीड ड्रैगन को क्यों मारेगा। क्या सीनियर ने इसे पहले ही वश में नहीं कर लिया था? डिंग, एक मध्यम स्तर के देव स्तर के क्रूर जानवर को मारने के लिए बधाई। डिंग, अनुभव 300,000 बढ़ गया। ... एक तेज रोशनी वाली कुल्हाड़ी से उसने सेंटीपीड ड्रैगन का सिर काट दिया और लिन फैन थोड़ा खुश हुआ। वह स्वाभाविक रूप से ऐसे क्रूर जानवर को जाने नहीं देगा। एक मध्यम स्तर का देव स्तर का क्रूर जानवर कोई मजाक नहीं था और इससे बहुत अनुभव मिलता था। अगर वह उन्हें जाने देता तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। दोनों समूहों के लोग अपने सामने का दृश्य देखकर थोड़ा कांप उठे। कितना निर्दयी इंसान था! यह एक सेंटीपीड ड्रैगन था। अनगिनत लोग सेंटीपीड ड्रैगन को वश में करना चाहते थे, लेकिन अब इस व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे काट डाला। इस समय लिन फैन ने अनंत कुल्हाड़ी अपने कंधे पर लटका ली, फिर एक उंगली आगे बढ़ाई, मानो दुनिया को आदेश दे रहा हो। माफ करना, ये डकैती है। पुरुष बाईं ओर, महिलाएं दाईं ओर मेरे लिए कतार में खड़े हैं। लिन फैन अब ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। 7 संतों के खजाने के नक्शे का रहस्य जानने के लिए वह बहुत आलसी था और ज्यादा चीजों के बारे में पूछताछ नहीं कर पा रहा था। लिन फैन के अनुसार 7 संतों के खजाने के नक्शे का रहस्य उजागर करने के लिए कई क्षेत्रों से गुजरना होगा और उसे निश्चित रूप से पर्याप्त संसाधन तैयार करने होंगे। अब ये दोनों समूह एक नज़र में धनी व्यक्ति थे और वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकता था। एक कारवां और डाकुओं का एक समूह, सभी धनी लोग। क्या सभी चौंक गए? जो उन्होंने अभी सुना था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। खासकर गोंद बिंगे, जिसके लाल होंठ थोड़े से खुले हुए थे। वरिष्ठ, अब और बकवास नहीं, जल्दी करो। पुरुष बाईं ओर, महिलाएं दाईं ओर। लिन फैन ने विशाल कुल्हाड़ी घुमाई और फाड़ने की आवाज से वे बेहद घबरा गए। अब लिन फैन ने शाश्वत कुल्हाड़ी अपने कंधे पर लटका ली, जैसे कोई नेता अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहा हो, दोनों तरफ देख रहा हो, फिर भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम में से किसी को मेरी बात समझ नहीं आई? पुरुष बाईं ओर, महिलाएं दाईं ओर, ठीक से खड़े हो जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने सोचा हो कि जियाओ ये उनके साथ मजाक कर रहा है? लिन फैन ने माना कि लड़की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जियाओ ये स्त्री सौंदर्य का दीवाना नहीं था। अगर वह निर्दयी होता तो लड़की तो क्या, वह भी डर जाता। लिन फैन की कड़ी निगाहों के सामने गोंद बिंगे की भौहें तन गईं और वह आखिरकार धीरे धीरे दाईं ओर खड़ी हो गई। 14 रेत डाकू झिझके, लेकिन आखिरकार शार्दुलोंग के इशारे पर वे भी ईमानदारी से ब्लैक आर्मर गार्ड्स के पास गए और एक पंक्ति में खड़े हो गए। बड़े भाई, इस आदमी का क्या मतलब है? शा दाओतियान ने हथियार को अपने हाथ में पकड़ लिया, खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वे रेत डाकू थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई और उन्हें लूट लेगा। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या दुनिया उनकी हंसी नहीं उड़ाएगी? मत बोलो। शार्दुलोंग ने शा दाओतियान का हाथ दबाया, उसे चुप रहने और जल्दबाजी में काम न करने को कहा। इस समय शार्दुलोंग ने चुपके से लिन फैन को देखा, कुछ समझने की उम्मीद में। इस व्यक्ति की क्यूई नियंत्रित थी और उसे नहीं पता था कि उसका साधना स्तर क्या है। हालांकि उसे 100 फुट स्वर्गीय ड्रैगन को एक ही कुल्हाड़ी से मारते देखकर वह समझ गया था कि इस व्यक्ति के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। फिर उसने गोंद बिंगे की ओर देखा, जो अकेली खड़ी थी, और उसके मुंह के कोने पर उपहास का भाव प्रकट हुआ।
दाईं ओर खड़ी गोंद बिंगे सोच रही थी, इस व्यक्ति से मदद पाने का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही थी। चाहे वह अपना पैसा गंवा दे कोई बात नहीं, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना था कि वह यहाँ से सुरक्षित निकल सके। इस समय लिन फैन ने काले कवच रक्षकों के बीच एक छोटे कद के व्यक्ति की ओर हाथ हिलाया। वह छोटा कद का काला कवच रक्षक थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था और अंततः वह कांपता हुआ लिन फैन के सामने आया। जाओ और मेरे लिए एक एक करके उनके सभी भंडारण थैले इकट्ठा करो, लिन फैन ने शाश्वत कुल्हाड़ी को रौबदार आभा के साथ उठाते हुए कहा। हाँ, उस काले कवच रक्षक ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की और फिर पहले साथी से जब्त करना शुरू कर दिया। तुम सब मेरे साथ ईमानदार रहो, अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो ये कुल्हाड़ी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, लिन फैन ने धमकी दी। लिन फैन पहली बार लूट रहा था। कैंगलिंग महाद्वीप के विपरीत उसके विचार से लूटपाट अमीर बनने का सबसे तेज तरीका था। कभी कभी लूटपाट अप्रत्याशित आश्चर्य भी ला सकती है। उदाहरण के लिए किसी खास खजाने की खोज, जैसे कि यह 7 संतों का खजाना नक्शा। ये 7 संतों का खजाना नक्शा उसके बैग में काफी समय से पड़ा था और उसने अभी तक उसे खोदा नहीं था। अब जब उसके पास यह मौका था तो लिन फैन स्वाभाविक रूप से उसे छोड़ नहीं सकता था। भाई, इसे मुझे दे दो, लूट का माल जब्त कर रहे काले कवच रक्षक ने अपने साथी की ओर देखा और बेबसी से आह भरी। उस काले कवच रक्षक ने लिन फैन की ओर देखा और आखिरकार उसे अपना भंडारण थैला सौंप दिया। ये काले कवच रक्षक काफी ईमानदार थे और उन्होंने अपने भंडारण थैले सौंप दिए, लेकिन जब 14 रेत डाकुओं की बात आई तो वे इतने सहयोगी नहीं थे। शा दाओतियान ने सामान जब्त कर रहे काले कवच रक्षक की ओर देखा, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और उसने अपनी छाती से एक भंडारण थैला निकाला और उसे दूसरे पक्ष के हाथ में दे दिया। रुको, तभी लिन फैन कुल्हाड़ी लिए आगे बढ़ा। डाकुओं, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही स्टोरेज बैग है, क्या तुम जियाओये को बेवकूफ़ समझ रहे हो? लिन फैन ने शा दाओतियान को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो उसे कई खजानों की गंध आ गई हो। सच कहो, उन्हें सौंप दो। शा दाओतियान कुछ गुस्से में था। वे रेत के डाकू थे, जिंदगी भर दूसरों को लूटने में माहिर और पहले कभी लूटे नहीं गए थे। यह आदमी सचमुच बहुत घमंडी था। डाकुओं की अपनी गरिमा होती है और अब यह आदमी बेरहमी से उनकी गरिमा को रौंद रहा था, यह सचमुच असहनीय था। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। उसी पल शा दाओतियान का असली सार उमड़ पड़ा और उसके हाथ में एक लंबी कृपाण इंद्रधनुष लिए हुए घुमावदार कृपाण लिन फैन की ओर झपटा। दूसरे भाई, रुको, शा डुलोंग चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिन फैन ने क्रोधित शा दाओतियान की ओर देखा, उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। बुरा नहीं, बुरा नहीं, बस बुरा नहीं। धमाका, उसी क्षण आसमान अचानक शांत हो गया। शा दाओतियान, जिसका असली सार सर्वोच्च शक्ति के साथ उमड़ रहा था और फूट रहा था, अपनी मूल मुद्रा में बना रहा। अपनी घुमावदार कृपाण उठाने की मुद्रा बहुत सुंदर थी और उसका चेहरा बहुत दृढ़ था। लेकिन इस क्षण शा दाओतियान के हाथ में घुमावदार कृपाण जमीन पर गिर पड़ी। फिर उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया। उस क्षण उसके शक्तिशाली हाथों की 5 उंगलियां सीधी हो गईं और अंततः उसकी 10 उंगलियों के बीच उसकी जांघों को ढांक लिया और वह दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। एक दर्दनाक लंबी चीख आसमान में गूंजी, जिसने हवा में मौजूद सफेद बादलों को भी हिला दिया। डिंग, ईश्वर प्रवेश के प्रारंभिक चरण 14 के रेत डाकू शा दाओतियान को हराने के लिए बधाई। डिंग, अनुभव 200,000 बढ़ गया है। मारने से और ज्यादा अनुभव और वस्तुएं मिलेंगी। डिंग, क्रॉच किकिंग फुट अनुभव जोड़ 10,000। लिन फैन को सिस्टम की सूचना ध्वनि अभी भी बहुत संतोषजनक लग रही थी और साथ ही अभी अभी उसकी किक और भी सटीक थी। दूसरा भाई, शा डुलोंग चिल्लाया, उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे और साथ ही उसके दिल में गहरा डर भी था। उसका दूसरा भाई ईश्वर प्रवेश की प्रारंभिक अवस्था साधना में था, लेकिन वह प्रतिद्वंद्वी से एक ही चाल में हार गया। इस समय शा डुलोंग के अनुसार प्रतिद्वंद्वी की शक्ति अथाह थी। तुम सब मेरे साथ ईमानदार रहो, अगर तुम ईमानदार नहीं हो तो नतीजा ऐसा नहीं होगा। लिन फैन कुल्हाड़ी उठाए हुए था, उसका चेहरा शांत था और फिर उसने शा दाओतियान के शरीर से कई और भंडारण थैलियां इकट्ठा की। शा दाओतियान को एक मिसाल मानकर उसके बाद चीजें काफी आसान हो गईं। शा डुलोंग ने आखिरकार बेबसी से आह भरी और अपना स्टोरेज पाउच और गले में बंधी स्टोरेज रिंग सौंप दी। उसके अंदर वो सारी चीजें थीं जिन्हें उन्होंने सालों से बड़ी मेहनत से लूटा था और पलक झपकते ही वो सब गायब हो गईं। शा डुलोंग ने बहुत अनिच्छा से उन चीज़ों को अपने हाथ में पकड़ा, लेकिन जब उसकी नज़र लिन फैन से मिली तो शा डुलोंग का दिल जोर से कांप उठा और उसने आखिरकार चीज़ें सौंप दी, हालांकि बहुत अनिच्छा से नहीं। 14 रेत डाकुओं को पूरी तरह से लूट लिया गया था। उनके लिए तो मानो आसमान ही टूट पड़ा था, लेकिन मौजूदा हालात में वे कुछ नहीं कर सकते थे। लिन फैन हल्के से मुस्कुराया, उसका मूड बहुत अच्छा था। फिर जब वह गोंद बिंगे के सामने आया तो लिन फैन ने उसकी तरफ देखा।
उसके घुंघराले बालों ने युवा गोंद बिंगे को और भी परिपक्व और एक नेक भावना से भरपूर बना दिया था। उसके सफ़ेद सादे कपड़ों में एक अलौकिक शुद्ध आभा थी जो लोगों को एक ऐसा आकर्षण देती थी जिससे एक नज़र में नज़र हटाना मुश्किल हो जाता था। हालांकि अपना सामान सौंप दो, लिन फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ, अगर हो सके तो क्या आप मो सिटी आ सकते हैं? गोंद परिवार आपकी सभी ज़रूरतें पूरी करने को तैयार है। गोंद बिंगे की आंखों में चालाकी की झलक दिखाई दी। अपना सामान सौंप दो, ये डकैती का समय है, कृपया सबके समय की कद्र करो। लिन फैन मन ही मन बार बार व्यंग्य कर रहा था। ये छोटी लड़की जियाओ ये को रिझाना चाहती है। वह सपना देख रही है। जियाओ ये ने विभिन्न द्वीप राष्ट्रों की फिल्मों के सार का गहन अध्ययन किया है। उसने कैसी लड़की नहीं देखी। उसने इसे जी तक की छाती के नापों पर, खासकर विभिन्न मोहक भावों पर जो रोज़मर्रा के खाने की तरह आम हैं, गहन शोध किया है। अपनी लूट के रास्ते में बाधा डालने के लिए सुंदरता का इस्तेमाल करना बिल्कुल नामुमकिन है। गोंद बिंगे ने लिन फैन की तरफ देखा और आखिरकार अपनी उंगली में पहनी स्टोरेज रिंग उतारकर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ लिन फैन को दे दी। जो तुम्हारे सीने में है उसे सौंप दो। लिन फैन ने स्टोरेज रिंग अपने बैग में रख ली और तिरछी नज़र से कहा। गोंद बिंगे के हाव भाव सामान्य थे लेकिन उसकी आंखों में घबराहट की झलक दिखाई दी और फिर उसने अपना सिर हिलाया। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। सच कहो, लिन फैन ने कहा। वरिष्ठ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। इस समय गोंद बिंगे ने कुछ ऐसा कहा जिससे लिन फैन बेहद हैरान हो गई। लिन फैन की राय में इन शब्दों में उकसावे का भाव था और गोंद बिंगे भी इस वक्त जुआ खेल रही थी। ये दांव लगा रही थी कि दूसरा पक्ष उसके साथ कुछ नहीं करेगा। गोंद बिंगे में शारीरिक बनावट की क्षमता थी। वह समझ सकती थी कि हालांकि दूसरा पक्ष अजीब व्यवहार कर रहा था लेकिन वह निश्चित रूप से कोई बुरा इंसान नहीं था। लेकिन लिन फैन मन ही मन थोड़ा नाराज था। यह आदमी उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था और एक नज़र में ही कम से कम डी ग्रेड मिल गया। लेकिन इस वक्त उनकी नज़रें मिली मानो प्यार की चिंगारी भड़क उठी हो। गोंद बिंगे एक बड़े परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता कई साल पहले 14 रेत डाकुओं को मारने में नाकाम रहे और यहीं उनकी मृत्यु हो गई। अब गोंद परिवार का भरण पोषण सिर्फ उसी पर निर्भर है, जो मोस सिटी में बहुत मुश्किल है। गोंद बिंगे कंजूस नहीं है, उसके अपने विचार हैं और वह अपने परिवार की खातिर दूसरों के साथ अन्याय नहीं करेगी। वरना गोंद बिंगे की बेमिसाल खूबसूरती के साथ उसे बहुत पहले ही वे तथाकथित शक्तिशाली हस्तियां मिल जाती और उसके लिए परिवार को संभालना अब जितना मुश्किल नहीं होता। जिस क्षण लिन फैन ने अपना राजसी प्रवेश किया, गोंद बिंगे के मन में पहले से ही एक विचार था और इस बार वह मो शहर में परिवार के व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए शातिर जानवरों को पकड़ने निकली थी। इस समय लिन फैन थोड़ा हिचकिचाई और गोंद बिंगे ने अहंकार से अपनी छाती फुला ली, ये संदेश देते हुए, यह महिला तुम्हारे छूने से नहीं डरती। इस महिला ने कहा, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या वह तुमसे झूठ बोल सकती है? हालांकि लिन फैन के पास व्यापक सैद्धांतिक ज्ञान था लेकिन अब इस स्थिति का सामना करते हुए वह सचमुच थोड़ा हिचकिचा रहा था। हालांकि एक क्षण बाद लिन फैन की दिव्य आंखें चमक उठीं और उसके हृदय में ज्ञान की लहर दौड़ गई। इस दुनिया में पुरुष और महिला समान हैं। अपनी यिन और यांग दिव्य क्षमता के साथ एक पुरुष एक स्त्री है और एक स्त्री एक पुरुष है। उसके हृदय में लिंग भेद का कोई भेद नहीं है। अंततः लिन फैन ने इस ज्ञानोदय का उपयोग, जिससे वह स्वयं पूरी तरह सहमत नहीं था, अपने हृदय की झिझक को दबाने के लिए किया। काला कवच रक्षक स्थिति को देख रहा था, उसका हृदय चिंता से भर गया। शादाउतियान के अलावा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा कराह रहा था, 14 रेत डाकुओं में से अन्य 13 आपस में विचार विमर्श करने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि वह उसे छुएगा? छोटे कद और कामुक शा मिक्सियोंग ने कुछ आशंका के साथ पूछा। मुझे नहीं लगता। शा डुलोंग उसके चरित्र का अच्छा आकलन कर रहा था। हालांकि इस रहस्यमयी व्यक्ति का व्यक्तित्व अजीब था और उसकी ताकत भी जबरदस्त थी, फिर भी वह कोई पुराना जानकार नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका भी यही मानना था कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। मुझे लगता है इस औरत के मन में कुछ है। ब्लैक आर्मर गार्ड ने 14 रेत डाकुओं की बातें सुनी और उन्हें घूरा। अगर वह उनसे कमजोर न होता तो वह सचमुच उनकी जबानें काट देना चाहता। वह यंग मिस के विचारों को समझ गया और भावुक होकर आह भरी। अगर गोंद परिवार न होता तो यंग मिस इस समय किसी और से ज्यादा खुश होती। मोसिटी में कितनी युवा प्रतिभाएं यंग मिस पर मोहित थीं। अगर गोंद परिवार संकट के कगार पर न होता तो शायद एक अच्छा साथी ढूंढना मुश्किल न होता। लेकिन यंग मिस के व्यक्तित्व के साथ वह गोंद परिवार को बिल्कुल भी पतन की ओर नहीं जाने देती। कम से कम जब तक गोंद परिवार को कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिल जाता, तब तक यंग मिस अपने मामलों के बारे में नहीं सोचेगी। और इस स्थिति में वह मन ही मन समझ गया था कि यंग मिस को दूसरे पक्ष से लगाव हो गया है। लेकिन ये सब यंग मिस की मनगढ़ंत सोच हो सकती है, ऐसा स्वामी यंग मिस के बस का नहीं था। क्या तुम सच में इसे नहीं सौंपोगे?
लिन फैन ने गोंद बिंगए को घूरकर फिर पूछा, लेकिन न जाने क्यों जब भी वह गोंद बिंगए को देखता उसकी नज़र अनायास ही उसके आकर्षक रूप पर चली जाती। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम खुद महसूस कर सकती हो, गोंद बिंगए ने बिना किसी घबराहट के भाव के साथ कहा। लिन फैन ने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखने के लिए मुड़ा। गोंद बिंगए ने लिन फैन के हाव भाव देखे और खुद को आत्मसंतुष्ट मुस्कान से भर लिया, ये सोचकर कि उसने सचमुच उसे मात दे दी है। लेकिन उसी क्षण पूरा आकाश शांत हो गया। काले कवच रक्षक स्तब्ध रह गए। 14 रेत डाकू भी इतने सदमे में थे कि बोल ही नहीं पा रहे थे। शार्दुलोंग को तो ऐसा लगा जैसे किसी हाथ ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो और आवाज़ जोर से गूंज रही थी। गोंद बिंगए, जो कुछ पल पहले तक आत्मसंतुष्ट थी, एकदम हतप्रभ थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष सचमुच। गोंद बिंगए के कपड़ों के अंदर एक हाथ, मानो शून्य लोक की परतों को चीरता हुआ, किसी आध्यात्मिक सांप की तरह शीतल और कोमल ऊपर से नीचे की ओर उन अनाम चोटियों में उतर रहा था। अरे, इस समय लिन फैन ने महसूस किया कि उसका हाथ किसी उभरे हुए बिंदु को छू गया है और फिर उसने धीरे से उसे दबाया। इस समय गोंद बिंगए का चेहरा आग की तरह लाल हो गया था। खासकर जब लिन फैन ने उस बिंदु को दबाया तो उसने एक हल्की सी कराह निकाली। गोंद बिंगए की नज़र में वह हाथ उसके कपड़ों के अंदर बेतहाशा हिल रहा था, अपनी मर्जी से इधर उधर। गर्म हथेली ने गोंद बिंगए की त्वचा को बिजली के कट की तरह छुआ, जिससे गोंद बिंगए कांप उठी। इस समय गोंद बिंगए गुस्से से भर गया और उसे डांटना चाहता था। जल्दी मत करो, घबराओ मत, ये जल्द ही हो जाएगा। लिन फैन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, अंधे की तरह इधर उधर ढूंढता रहा और आखिरकार उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे मिल गया। इस समय लिन फैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कपड़ों के अंदर छिपी हुई चीज को बाहर निकाल लिया। तभी गोंद बिंगए के चेहरे के भाव बदल गए। ऐसा लगा जैसे कोई रिबन उसकी गर्दन से धीरे से फिसल गया हो। वह क्या था? यह क्या चीज है? इस समय लिन फैन को पता चला कि उसने एक और अजीब चीज निकाल ली है। यह एक बेली बैंड जैसी दिख रही थी और गुलाबी रंग की थी, जिससे खुशबू आ रही थी। ये तुम्हारे लिए है, मुझे बस यही चाहिए। लिन फैन ने बिना देखे ही सीधे गोंद बिंगए की ओर बेली बैंड फेंक दिया, फिर अपने हाथ में स्टोरेज पाउच की ओर देखा। उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। मैंने तुमसे सच सच कहा था, कुछ नहीं हो सकता। अब तुम क्या कहना चाहती हो? लिन फैन ने स्टोरेज पाउच, जिसे गोंद बिंगए ने अपने शरीर से चिपका रखा था, अपने बैकपैक में रख लिया। उसके होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। गोंद बिंगए की ओर देखते ही लिन फैन को अचानक एहसास हुआ कि उस युवती का चेहरा आसमान में तपते सूरज की तरह लाल हो गया था, पूरी तरह से लाल। इस क्षण लिन फैन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि उसे अभी अभी एक एहसास हुआ था, उसके सामने खड़े ये आम लोग अभी भी भ्रम की राह पर थे और इस गहन सत्य को समझ ही नहीं पा रहे थे। इस क्षण लिन फैन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। गोंद बिंगए की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा इतना लाल था कि वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह गुस्से में है या कुछ और, वह धीरे से बोला, याद रखना, मार्शल आर्ट के मार्ग में यिन और यांग का रूपांतरण होता है। इसलिए स्त्री और पुरुष का भेद केवल आम लोगों की एक अवधारणा है। मेरे हाथों में यिन और यांग दोनों का रूपांतरण हो सकता है और अब लिंगों के बीच कोई भेद नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ लूटता हूँ, जान नहीं लेता। तुम और तुम्हारे लोग जा सकते हो। लिन फैन ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए, अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और उसके चेहरे पर उदासीनता थी, मानो जो कुछ अभी हुआ था वह कोई साधारण घटना हो। गोंद बिंगए ने लिन फैन को देखा। वह इतनी गुस्से में थी कि उसकी सांस रुक गई। इतना बेशर्म इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है? तुम गोंद बिंगए ने लिन फैन की तरफ देखा और आखिरकार उसकी आंखें धुंधली हो गईं और वह बेहोश हो गई। लिन फैन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे। स्वर्ग और पृथ्वी के ऐसे गूढ़ सत्य आखिरकार आम लोग समझ नहीं सकते। फिर ब्लैक आर्मर गार्ड की तरफ देखते हुए उसने कहा, उसे ले जाओ और चले जाओ। ब्लैक आर्मर गार्ड ने लिन फैन की तरफ देखा, फिर यंग मिस की तरफ और आखिरकार लाचार होकर बस वहां से चला गया। हालांकि उसका दिल नफरत से भरा था, लेकिन उसके सामने खड़े इस व्यक्ति में अपार शक्ति थी और उनकी जान बचानी थी। 14 रेत डाकुओं ने लिन फैन की तरफ देखा, उनके दिल भी भावनाओं से भर गए। वाकई किसी किताब का उसके कवर से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनके सामने खड़ा ये रहस्यमय व्यक्ति उनसे भी ज्यादा बेशर्म था। वहां के फाड़े पूरी तरह से बकवास कर रहा था। गोंद परिवार का कारवां अनिच्छा से भरा हुआ पहले चला गया। सौभाग्य से उन्हें 6 क्रूर जानवर पसंद नहीं आए थे, अन्यथा इस बार गोंद परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ता। मृत्यु मरुस्थल में इस पुनर्जन्म के दौरान ऐसी घटना का सामना करने से वे असहाय महसूस कर रहे थे। प्रतिद्वंद्वी की ताकत बहुत बड़ी थी और केवल बच निकलना ही एक बड़ा वरदान था। उन्हें बस यह नहीं पता था कि प्रतिद्वंद्वी 14 रेत डाकुओं के साथ कैसा व्यवहार करेगा। अगर 14 रेत डाकुओं को मृत्यु मरुस्थल में मार दिया जाए तो यह अच्छी बात होगी।
14 रेत डाकुओं के बिना मृत्यु मरुस्थल भविष्य में कहीं अधिक सुरक्षित होगा। गोंड परिवार के कारवां को जाते हुए देखकर लिन फैन ने राहत की सांस ली। ये काफी डरावना था। यिन और यांग धर्मांतरण और लिंग भेद न करने की सारी बातें पूरी तरह से उसकी अपनी शेखी बघाड़ने वाली बयानबाजी थीं। अगर उसे सचमुच ऐसी बातों की परवाह नहीं होती तो वह गोंड बिंगे की छाती को घूरता न रहता। हालांकि जो कुछ हुआ उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। गोंड बिंगे ने उसे उकसाया था। एक कमजोर औरत किसी पुरुष को कैसे दबा सकती है? उसके लिए, जिसकी नियति ब्रह्मांड को हिला देने वाली शक्ति बनने की थी, यह उसके जीवन पर एक अमिट कलंक होगा। अब रेगिस्तान के 14 डाकू डर से कांप रहे थे। वरिष्ठ, क्या अब हम जा सकते हैं? उनकी ताकत दूसरों से कम थी और चींटियों की तरह व्यवहार किए जाने के कारण, जिन्हें किसी भी क्षण कुचला जा सकता था, उन्होंने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। लेकिन शा डुलोंग के लिए अब वह केवल अपनी जान बचाना चाहता था। लिन फैन ने 14 रेत डाकुओं को देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं और अनायास ही उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। इस मुस्कान ने 14 रेत डाकुओं की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरा पक्ष उन्हें मारने का इरादा रखता हो? बड़े भाई, हम क्यों नहीं लड़ते? हालांकि शा मिक्सियोंग छोटा था, लेकिन किसी और के द्वारा अपने जीवन को नियंत्रित करने का एहसास वाकई असहज था। लिन फैन के पास फिलहाल अपनी योजनाएं थीं। इस बार उसका निशाना ज्वाला नर्क था। 7 संतों के खजाने के नक्शे में संत संप्रदाय के सबसे नज़दीकी विश्वासघाती निषिद्ध भूमि ज्वाला नर्क थी। संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ज्वाला नर्क एक बेहद खतरनाक निषिद्ध भूमि थी और साधना अभियानों के दौरान भी कोई भी संप्रदाय उस स्थान को नहीं चुनता था। ये हमेशा धूसर रंग में लिपटा रहता था और वहां अनंत नरक की लपटें जलती रहती थीं, मानो धरती पर कोई नर्क हो। हालांकि ज्वाला नर्क उसके वर्तमान लक्ष्यों में सबसे नज़दीक था, फिर भी यात्रा असाधारण रूप से लंबी थी। लिन फैन ने अब तक केवल 5वां हिस्सा ही तय किया था। लिन फैन को सचमुच नहीं पता था कि रास्ते में उसका सामना किससे होगा। इसके अलावा बाहर होना संप्रदाय के अंदर होने जैसा नहीं था। बाहर कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और उसे अपनी सभी ज़रूरतों का ध्यान खुद ही रखना पड़ता था। दूसरे पक्ष की खामोशी और उसकी आंखों में भयानक चमक देखकर शा डुलोंग को दुख का एहसास हुआ। शायद आज रेगिस्तान के 14 डाकुओं का अंत हो जाएगा। शा डुलोंग ने अपने भाइयों की ओर देखा, जो कई वर्षों से उसका अनुसरण कर रहे थे, और भावुक हो गए। वह उनके सम्मान के लिए कृतज्ञ था, उनके दिलों में बड़ा भाई बन गया। अब इस क्षण स्वाभाविक रूप से उसे एक बड़े भाई की जिम्मेदारियां उठानी थीं। उसी क्षण शा डुलोंग ने अपना हथियार जमीन पर पटक दिया, फिर लिन फैन की ओर देखा। वरिष्ठ, एक व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद लेता है। हालांकि मेरे रेगिस्तानी 14 डाकुओं ने अनगिनत लोगों को मार डाला है, हमने कभी भी बेगुनाहों को अंधाधुंध नहीं मारा। हम बस सांस लेने और पेट भरने के लिए जीते हैं। कृपया वरिष्ठ, मेरे भाइयों को छोड़ दो, मैं सब कुछ अकेले ही सह लूंगा। बड़े भाई, नहीं। रेत डाकुओं के दिल कांप उठे। भाइयों, अब और मत कहो, शा डुलोंग ने हाथ हिलाया और कहा। वे रेगिस्तान के पथिक थे, कुछ संप्रदायों के त्यागे हुए अनुयायी थे, कुछ दुश्मनों से भाग रहे थे और कई तो बस असहाय थे। तुम क्या कर रहे हो? लिन फैन सोच में डूबा हुआ था और जब उसे होश आया तो उसने पाया कि 14 रेतीले डाकू जीवन मरण की विदाई का अनुभव कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे और अपनी कहानियां सुना रहे थे। वरिष्ठ, कृपया मेरे भाइयों को छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ अकेले ही सह लूंगा, शा डुलोंग ने अविचल भाव से कहा। इस समय लिन फैन ने रेगिस्तानी 14 डाकुओं को देखा और अचानक उसे एक विचार आया। फिर उसने अपना चेहरा सीधा किया और तीखी निगाहों से उन्हें देखा। तुम्हारे अपराध मृत्युदंड के योग्य हैं, लेकिन ये स्वामी दयाहीन नहीं है। अब से तुम इस स्वामी का अनुसरण करोगे, अपने आचरण में सुधार करोगे, और जब ये स्वामी तुम्हें जाने के योग्य समझेंगे तो मैं तुम्हें अपने आप जाने दूंगा। क्या तुम्हारे कोई प्रश्न हैं? इस समय लिन फैन बोला। ज्वाला नरक की यात्रा में निश्चित रूप से कुछ अनुयायियों को छोटे मोटे काम करने होंगे। इन रेगिस्तानी 14 डाकुओं की साधना सामान्य लोगों के लिए उचित थी। अगर वह उन्हें काट भी दे तो भी उसे ज्यादा अनुभव नहीं होगा, इसलिए बेहतर होगा कि उन्हें अपने पास ही रखें और उनका सदुपयोग करें। इस समय शा डुलोंग और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष ऐसे शब्द कहेगा। हम सीनियर की सेवा कुत्तों और घोड़ों की तरह करने को तैयार हैं। शा डुलोंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत घुटने टेक दिए। उसके बगल में खड़े दूसरे सैंड बैंडिट्स ने भी जमीन पर घुटने टेक कर ऐसा ही किया। इस समय शा डुलोंग का दिल उत्साह से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा पक्ष उन्हें अपने साथ ले लेगा, यह उनकी कल्पना से परे था। उनके लिए यह निस्संदेह स्वर्ग से एक अप्रत्याशित वरदान था। दूसरों के अधीन होना, हालांकि इसका मतलब आज़ादी खोना था, इस पर भी निर्भर करता था कि दूसरे कौन थे। अगर वे अपने से पहले वाले व्यक्ति जितना ही शक्तिशाली किसी का अनुसरण कर सके तो यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। अच्छा उठो, लिन फैन ने बड़ी संतुष्टि से सिर हिलाया।
वह उन्हें समझदार समझता था, अगर वे नहीं होते तो शायद वह उन्हें सचमुच काट डालता। ये प्रभु आपसे पूछ रहा है, क्या आप ज्वाला नर्क के बारे में जानते हैं? हालांकि संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथ विस्तृत थे, वे बहुत पहले के थे और उसे नहीं पता था कि अब वह कैसा दिखता है। ये 14 रेत डाकू इतने लंबे समय से सक्रिय थे, वे निश्चित रूप से उससे कहीं ज्यादा जानते थे। क्या सीनियर ज्वाला नर्क जा रहा है? शार्दुलोंग ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, इस स्वामी का वहाँ कुछ काम है। क्या कुछ गड़बड़ है? लिन फैन ने शार्दुलोंग के हाव भाव में घबराहट देखी, मानो कुछ हुआ हो। वरिष्ठ, ज्वाला नर्क की गहराई में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। मैंने सुना है कि 1 साल पहले एक क्रूर जानवर जिसका शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था, ज्वाला नर्क में उतरा था। वह क्रूर जानवर जहां से भी गुजरता, आग का एक समुद्र छोड़ जाता। कई संप्रदायों ने लोगों को वहां भेजा, जिसके परिणामस्वरूप अनगिनत मौतें और चोटें हुईं, और यह पता नहीं है कि वह अब वहां से गया है या नहीं, शार्दुलोंग ने कहा। ठीक है, चलते चलते बात करते हैं, लिन फैन ने सिर हिलाया। ये जानकारी उसके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। साथ ही वह उदास भी महसूस कर रहा था। वह जिस पहली जगह की खोज करने जा रहा था, वह इतनी खतरनाक क्यों थी? शरीर पर आग की लपटें जलती एक क्रूर जानवर, वह किस तरह का क्रूर जानवर था? संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं था। रास्ते में शार्दुलोंग ने ज्वाला नर्क की स्थिति के बारे में बताया, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थीं जो शार्दुलोंग को भी नहीं पता थीं। हालांकि लिन फैन के लिए ये जानकारी फिर भी कुछ हद तक उपयोगी थी। लिन फैन को शार्दुलोंग के अतीत के बारे में भी पता चला। गोन परिवार के कुलपिता की मृत्यु भी मृत्यु के रेगिस्तान में एक त्रासदी थी। गोन परिवार के कुलपिता की साधना रेगिस्तान के 14 डाकुओं की तुलना में बहुत अधिक थी, लेकिन क्योंकि वह बहुत दिखावटीपन के कारण उसने मृत्यु मरुस्थल में एक शक्तिशाली क्रूर राक्षस का ध्यान आकर्षित किया और अंततः वही नष्ट हो गया। शार्दुलोंग की भी उस क्रूर राक्षस ने एक आंख फोड़ दी थी और वह बमुश्किल अपनी जान बचा पाया। हालांकि अपने कार्यक्षेत्र में लगे लोगों के लिए कुछ उपलब्धियां जरूरी थीं। इसलिए गोन परिवार के कुलपिता की मृत्यु का मामला स्वाभाविक रूप से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया कि यह उनके हाथों हुआ था। मो शहर, मृत्यु मरुस्थल और नदी के बीच बसा ये शहर, जिसके पीछे रेगिस्तान और सामने नदी थी, पूर्वी आत्मा महाद्वीप में महान संत राजवंश का एक सीमावर्ती शहर था। इस पर कई प्रभावशाली परिवारों का नियंत्रण था और संत संप्रदाय से इसकी निकटता के कारण कुछ ही अन्य संप्रदायों ने यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाया। इस समय मो शहर के 3 मेहराबदार नगर द्वारों के सामने दूर से गाड़ियों का एक काफिला धीरे धीरे आ रहा था। युवा मिस गोन का काफिला वापस आ गया है। शहर के द्वार पर एक पहरेदार ने तुरंत चिल्लाकर अपने आसपास के लोगों का ध्यान खींचा। शहर का प्रबंधन 3 बड़े परिवारों द्वारा किया जाता था और शहर के द्वार के प्रवेश द्वार पर तैनात पहरेदारों को स्वाभाविक रूप से इन्हीं 3 परिवारों द्वारा नियुक्त किया जाता था। हालांकि ऊपर से माहौल शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। अब जब गोन परिवार की युवा कुमारी गोंग लौट आई थी, तो शहर के द्वार पर तैनात गोन परिवार के पहरेदार स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थे। सुरक्षित वापसी का मतलब था भरपूर फसल। काफिला और करीब आता गया और प्रवेश द्वार पर जमा भीड़ बढ़ती गई। जब उन्होंने काफिले पर लगे 6 पिंजरों को देखा तो सभी आश्चर्य से दंग रह गए। ये जन्मजात क्रूर लाल बैल हैं। सिर्फ 1 महीने में 6 पिंजरों को पकड़ना, गोन परिवार बहुत ताकतवर है। ... दर्शक पिंजरों में बंद उन क्रूर जानवरों को घूर रहे थे। हालांकि ये क्रूर जानवर अब हताश लग रहे थे, लेकिन वे असली जन्मजात क्रूर जानवर लाल बाघ थे। ये क्रूर जानवर न केवल शक्तिशाली थे, बल्कि उनका मांस, रक्त और फर भी अनमोल थे। कुछ अनाड़ी साधकों की आंखें बगल से देख रही थीं और उनकी आंखें कामना से चमक रही थीं। उन्होंने अपनी थैलियों में रखे पैसों को छुआ। गोन परिवार निश्चित रूप से उन्हें नीलाम कर देगा और वे उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ थे। ये 6 जन्मजात क्रूर जानवर थे जिनके बारे में लिन फैन ने कम सोचा था, लेकिन इन अनाड़ी साधकों के लिए वे अमूल्य खजाने थे, वर्तमान में दुर्लभ और अमूल्य। गोन परिवार के काले कवच रक्षकों, उनकी आभा और भी तेज होती जा रही है। उनके हाव भाव देखिए, वह शांति, वह हत्या का इरादा, ये किसी का भी दिल थोड़ा कांप उठता है। सचमुच बिना मुस्कुराए 6 क्रूर जानवरों की कटाई से बिल्कुल भी उत्साहित नहीं। ऐसी मनस्थिति, मैं सचमुच इसकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने शुरू में सोचा था कि गोन परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद गोन परिवार का पतन हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि युवा मिस गोंग इसे संभाल पाएंगी। चारों ओर हो रही प्रशंसा सुनकर उन काले कवच रक्षकों को रोने का मन हुआ। अब वे कैसे खुश हो सकते थे? रास्ते में न केवल उनका सामना रेगिस्तानी 14 डाकुओं से हुआ, बल्कि उन्हें रोककर लूट भी लिया गया। इन 6 क्रूर जानवरों के अलावा उनका सारा धन और संपत्ति पूरी तरह से लूट ली गई। उनके लिए यह एक दुखद घटना थी। भीड़ में कुछ लोगों ने एक नज़र डाली, फिर चुपचाप पीछे हट गए। उन्हें वापस जाकर वर्तमान स्थिति की सूचना देनी थी। गोन परिवार की भरपूर वापसी स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसी थी जिसे वे देखना नहीं चाहते थे।
गोंड परिवार की हवेली भव्य और भव्य थी। गोंड परिवार के वर्तमान प्रबंधक की वापसी से पूरा गोंड परिवार स्वाभाविक रूप से कोलाहल में था। गाड़ी की रखवाली कर रहे काले कवच रक्षक वांग हू ने फुसफुसाते हुए कहा, युवा मिस, क्या आप जाग रही हैं? आज जो हुआ उससे वे बेबस थे। युवा मिस गोंड गुस्से में बेहोश हो गईं, जिससे उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। हालांकि वह रहस्यमय व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे वे भड़का सकें। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। इस समय गोंड परिवार के सदस्य थोड़े असमंजस में थे, सोच रहे थे कि परिवार का मुखिया अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। क्या कुछ गड़बड़ है? युवा कुमारी थोड़ी थकी हुई हैं। वह गाड़ी में सो गई थीं। आप सब इन 6 क्रूर जानवरों को ले जा सकते हैं, वांग हू ने कहा। इसके बाद गोंड परिवार के सदस्यों ने भी इन 6 शक्तिशाली और भयंकर क्रूर जानवरों की सावधानीपूर्वक जांच की। सूरज पश्चिम में डूब गया और आकाश धीरे धीरे काला पड़ने लगा। शहर के द्वार पर दूर से कुछ आकृतियां खड़ी थीं। क्या तुम्हें अपना भेष बदलने की जरूरत नहीं है? लिन फैन ने उसी समय पूछा। शार्दुलोंग और उसका समूह मौत के रेगिस्तान में कुख्यात थे। अगर वे इस तरह जल्दबाजी में शहर में घुस गए और पहचान लिए गए तो ये काफी परेशानी का सबब होगा। सर, कोई बात नहीं। हालांकि हमारी एक डरावनी प्रतिष्ठा है, लेकिन बहुत कम लोगों ने हमें देखा है, शार्दुलोंग ने कहा। चूंकि शार्दुलोंग ने ऐसा कहा था, लिन फैन ने कुछ और नहीं कहा। फिर समूह शान से शहर के द्वार की ओर चल पड़ा। शहर के द्वार पर खड़े पहरेदारों ने जब इन लोगों के समूह को देखा तो वे कांप उठे, खासकर इसलिए क्योंकि शार्दुलोंग और उनके साथियों की एक मंद, भयंकर आभा थी, जिससे पहरेदार इतने डर गए कि वे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया गया। ये यात्रा काफी आसान रही। हालांकि रास्ते में सभी लोग उन्हें बार बार देखते रहे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। जैसा शार्दुलोंग ने कहा था वैसा ही हुआ, बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा था। या शायद जिन लोगों ने उन्हें देखा था उनमें से बहुत कम ही बच पाए थे। फिर उन्हें एक सराय मिली और वे वहां बस गए। लिन फैन यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता था। कल सुबह सुबह वह यात्रा के लिए जरूरी कुछ गाड़ियां और सामान खरीदने जाएगा। कमरे के अंदर लिन फैन ने आज जब्त की गई सारी चीजें बिस्तर पर उड़ेल दीं। इन्हें देखकर लिन फैन थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। आखिर ये सब चीजें क्या हैं? डिंग, स्मॉल ओरिजिन पिल की खोज के लिए बधाई। सेवन के बाद जोड़ 1 शून्य का अनुभव होगा। लिन फैन ने चुपचाप आह भरी। बेचारे लोग तो फिर भी गरीब ही थे। उसने जो कुछ भी लूटा था वह सब बेकार था। शार्दुलोंग के स्टोरेज पाउच की चीजें भी लिन फैन को बेकार लग रही थीं। हालांकि कुछ साधना तकनीकें थीं, लेकिन लिन फैन को उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। इसी समय एक हथेली के आकार के पारदर्शी शॉट ने लिन फैन का ध्यान खींचा। डिंग, एक सर्वोच्च टोकन शॉट की खोज के लिए बधाई। क्या? इसी समय लिन फैन बहुत चौंक गया। ये चीज असल में एक सर्वोच्च शॉट थी। पूर्वी आत्मा महाद्वीप में लिन फैन का लक्ष्य अपनी ताकत बढ़ाना था, फिर सर्वोच्च टोकन ढूंढकर कैंगलिंग महाद्वीप लौटना और उन सभी को कुचलना था जिन्होंने उसके संप्रदाय को नष्ट किया था। और बुजुर्गों के अनुसार ये सर्वोच्च चिन्ह बहुत रहस्यमय था। अब किसी को यूं ही लूटकर वह सर्वोच्च चिन्ह का एक टुकड़ा प्राप्त कर सकता था, जिससे लिन फैन अवाक रह गया। हालांकि यह सिर्फ एक टुकड़ा था, फिर भी इसने लिन फैन को उम्मीद की एक किरण तो दी। एक टुकड़ा प्राप्त करने से यह साबित हो गया कि सर्वोच्च चिन्ह निश्चित रूप से पूर्वी आत्मा महाद्वीप में मौजूद है और फिर उसे कैंगलिंग महाद्वीप लौटने की उम्मीद होगी। लिन फैन को इस बात पर बहुत हैरानी हुई कि गोंग बिंगे के पास ये टुकड़ा कैसे आया। ऐसा लग रहा था कि उसे कल पूछताछ करनी होगी, लेकिन आज उसने जो किया उससे गोंग बिंगे की उसके बारे में जरूर राय मजबूत होगी। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई अच्छी योजना बनानी होगी। लिन फैन ने सर्वोच्च चिन्ह के टुकड़े को छुआ। उसकी सतह चिकनी और चमकदार थी। हालांकि यह सिर्फ एक टुकड़ा था, यह प्रकाश से झिलमिला रहा था, मानो इसके भीतर कोई रहस्यमय शक्ति प्रवाहित हो रही हो। और इसी क्षण चांदनी की एक किरण उस सर्वोच्च शॉट से आकर्षित होकर, मानो उसे ढंक रही हो, उसमें प्रवेश कर गई। इसी क्षण सर्वोच्च शॉट अचानक एक हल्की चमक के साथ फूट पड़ा, फिर लिन फैन के नियंत्रण से अलग होकर हवा में चुपचाप तैरने लगा। लिन फैन के हाव भाव थोड़े बदल गए और वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। लिन फैन अपने सामने के दृश्य को गौर से देखने लगा। ये सर्वोच्च प्रतीक शॉट थोड़ा अजीब था। और तभी सर्वोच्च प्रतीक शॉट पर बना अर्ध प्रतीक हल्का सा टिमटिमाया, जिससे एक भ्रामक प्रकाश पर्दा प्रक्षेपित हुआ। लिन फैन जैसे ही विचार कर रहा था, प्रकाश पर्दे पर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। आकृति का चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन जैसे ही उसने एक मुक्का मारा, लिन फैन के हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उस साधारण से लगने वाले मुक्के ने आकाश और पृथ्वी को तहस नहस कर दिया, मानो उसने स्वयं एवरलास्टिंग पर मुक्का मारा हो। इतना शक्तिशाली। जब लिन फैन देखना जारी रखना चाहता था तो सर्वोच्च शॉट अचानक मंद पड़ गया और प्रकाश पर्दे में दिखाई देने वाली आकृति भी गायब हो गई। लिन फैन वहीं मूर्ख की तरह खड़ा रहा, उसका मन उस एक मुक्के की छवि से भर गया।
इतना साधारण मुक्का इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? लिन फैन ने सर्वोच्च शॉट उठाया और उसे ध्यान से देखा। शॉट के एक कोने पर टूटे हुए प्रतीक से प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ था। फिर लिन फैन ने सर्वोच्च शॉट को चांदनी की ओर निशाना बनाया, उसे फिर से देखना चाहता था। लेकिन लिन फैन को निराशा हुई, सर्वोच्च शॉट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, एक हल्की सी भी लहर नहीं। इस समय लिन फैन गुस्से से भर गया। ये सर्वोच्च शॉट एक अच्छी चीज थी और अभी अभी प्रकाश पर्दा उससे भी बेहतर चीज थी, लेकिन उसने इसे बहुत जल्दबाजी में देखा था और कुछ भी समझ नहीं पाया था। और जब अभी अभी प्रकाश पर्दा प्रकट हुआ तो सिस्टम ने भी कोई संकेत नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि सिस्टम की खामोशी का मतलब ये था कि लाइट स्क्रीन पर दिखने वाले साधारण से लगने वाले पंच का मतलब उसे खुद समझना था? लिन फैन ने अपने दिल में समझ लिया था कि अगर उसे उस पंच का वर्णन करना होता तो वह अविश्वसनीय रूप से अद्भुत होता। अब इस बात का कोई मतलब नहीं था कि सिस्टम उसे अपने आप सिखा सकता है या नहीं, क्योंकि उसका मानना था कि उसकी योग्यता के साथ इस पंच को समझना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन असल बात यह थी कि उसे इसे दोबारा देखना होगा। हालांकि वह पंच बहुत धीमा था, लेकिन असल में वह बहुत तेज था, पलक झपकते ही गायब हो जाता था। इस समय लिन फैन ने अपनी सच्ची क्यूई को उसमें डालने की कोशिश की। ये तरीका लिन फैन का एक क्षणिक विचार मात्र था, उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। अगर सच्ची क्यूई डालने से काम नहीं चला तो लिन फैन के पास कोई और विकल्प नहीं होगा। अब लिन फैन ने अपने शरीर के भीतर विशाल और उमड़ती हुई सच्ची ची को उस टुकड़े में उतरते हुए महसूस किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन फैन का आत्मविश्वास से भरा चेहरा अचानक थोड़ा भ्रमित हो गया। उसके शरीर के भीतर की सच्ची ची लगभग समाप्त हो गई थी। लिन फैन सब रोकना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि सर्वोच्च टुकड़ा मानो उसमें आसक्त हो गया था और उसकी सच्ची ची को जबरन सोख रहा था। धिक्कार है, क्या ये चीज़ जियाओ ये को पूरी तरह से चूस लेगी? इस समय लिन फैन ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने बाएं हाथ में टुकड़ा थाम रखा था, जबकि उसके दाहिने हाथ से लपटें उठ रही थीं। आग की लपटों में ढेर सारी जड़ी बूटियां डाली जा रही थीं और उच्च गुणवत्ता वाली सच्ची ची पुनर्प्राप्ति औषधीय गोलियां बारिश की बूंदों की तरह लगातार उसके मुंह में डाली जा रही थीं। औषधीय गोलियां उसके मुंह में जाते ही पिघल गईं और सच्ची ची की नदियों में बदल गईं, जो उसके शरीर से बहने वाली सच्ची ची को फिर से भर देती थीं। और फिर भी पुनःपूर्ति की दर अभी भी हानि की दर से धीमी थी। सर्वोच्च शॉट को ऐसा लग रहा था कि लिन फैन अपनी सच्ची क्यूई की पूर्ति कर रहा है और उसकी चूषण शक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। अरे बाप रे, जियो ये तो तुम्हारे साथ पूरी ताकत लगा रहा है। इस समय लिन फैन क्रोधित हो गया। ये सर्वोच्च शॉट सचमुच बहुत अहंकारी था। क्या उसे लगता था कि जियो ये को धमकाना आसान है? एक विचार से गोली बनती है, आंतरिक कीमिया। इस समय लिन फैन एक साथ दो काम कर रहा था। उसकी हथेली में लपटें उठ रही थीं और उसके शरीर के भीतर की गोली भट्टी दहाड़ रही थी। संप्रदाय छोड़ते समय उसने जो भी जड़ी बूटियां इकट्ठी की थीं, वे सब उसमें डाल दी गईं। अब यह दोहरी कीमिया तकनीक और भी अविश्वसनीय थी। यह एक ऐसी कीमिया विधि थी जिसका लिन फैन ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन अब वह इस सर्वोच्च शॉट से पागल हो रहा था। औषधीय गोलियों की एक बड़ी मात्रा संघनित होकर सच्ची ची की एक क्रिस्टल सी नदी बन गई, जो लिन फैन के शरीर से होकर बही, फिर उमड़कर सर्वोच्च शॉट में समा गई। जैसे जैसे जड़ी बूटियां लगातार कम होती गईं, सर्वोच्च शॉट की चूषण शक्ति अभी भी कम नहीं हुई। लिन फैन भी इस समय थोड़ा घबराया हुआ था। क्या ये हो सकता है कि वह सचमुच इस चीज से पूरी तरह चूस लिया जाएगा? जब आखिरी जड़ी बूटी खत्म हो गई तो लिन फैन ने तुरंत शाश्वत कुल्हाड़ी निकाली। अगर यह फिर भी नहीं रुकी तो जियो ये कुल्हाड़ी से अपना हाथ काट देगा। हालांकि लिन फैन खुद को बहुत प्यार करता था, इस समय अपनी जान बचाना सबसे जरूरी था। लिन फैन उन उपन्यासों पर विश्वास नहीं करता था जो वह पढ़ता था, जहां आखिरी क्षण में भाग्य पलट जाता था और एक बड़ा अवसर मिलता था। जैसे ही उसकी सच्ची ची धीरे धीरे अपने निचले स्तर पर पहुंचती, लिन फैन बिल्कुल भी नर्म दिल नहीं होता। वह इस सर्वोच्च धार को अपनी जान लेने नहीं दे सकता था। जैसे जैसे उसके शरीर के भीतर की सच्ची क्यूई धीरे धीरे खत्म होती गई, लिन फैन के माथे से पसीना रिसने लगा और फिर उसने शाश्वत कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। धिक्कार है, मैं इसे काट दूंगा। इसी समय लिन फैन की आंखों में एक तीखी नजर आ गई। जैसे ही वह कुल्हाड़ी को काटने के लिए घुमाने वाला था, सर्वोच्च धार की चूषण शक्ति अचानक गायब हो गई। लिन फैन के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने बीच में ही ब्रेक लगा दिए। जिस क्षण शाश्वत कुल्हाड़ी उसके हाथ से बस एक बाल की दूरी पर थी, वह आखिरकार रुक गई। लिन फैन ने एक गहरी सांस ली, शाश्वत कुल्हाड़ी नीचे रखी और अपने माथे से पसीना पोंछा। ये बहुत करीब था, मैंने इसे लगभग बिना किसी कारण के काट दिया था। फिर लिन फैन ने सर्वोच्च शॉट उठाया, उसे जमीन पर पटक दिया और बुदबुदाया, अरे कबाड़ के टुकड़े, तूने तो जियाओ ये को लगभग एक हाथ वाला हीरो बना ही दिया था। अब लिन फैन के मन में डर बैठा हुआ था। अगली बार बिना पर्याप्त तैयारी के वह फिर कभी इतनी लापरवाही नहीं बरतेगा।
फिर लिन फैन अपनी सच्ची ची वापस पाने के लिए पालथी मारकर बैठ गया। अज्ञात समय के बाद जैसे ही उसकी सच्ची ची अपने चरम पर पहुंची, उसने तुरंत सर्वोच्च शॉट निकाला और चांदनी की एक किरण खींची। जैसे ही चांदनी ने सर्वोच्च शॉट को ढनका, अर्ध प्रतीक एक बार फिर चमक उठा, और वह आकृति जो अभी अभी क्षण भर के लिए प्रकट हुई थी, फिर से प्रकट हो गई। इस समय लिन फैन ने गौर से देखा, उसकी आत्मा ची और जीवन शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही थी। वह इस भूसे को समझना चाहता था। प्रकाश पर्दे में दिखाई देने वाली आकृति ने एक और हल्का घूंसा मारा। उस भूसे के नीचे आकाश और पृथ्वी ढह गए, कुछ भी नहीं बचा। दूसरी बार उसे देखकर लिन फैन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने चांदनी में फिर से चित्र बनाया और वह आकृति फिर से प्रकट हुई। तीसरी बार लिन फैन के मन में कुछ समझ तो आए, लेकिन वह हमेशा सबसे जरूरी बात समझ नहीं पाया। चौथी बार जब वह आकृति फिर से प्रकट हुई तो लिन फैन को यह देखकर हैरानी हुई कि आकृति थोड़ी बदली हुई लग रही थी। उसके भावहीन चेहरे पर अधीरता के भाव थे। इस बार लिन फैन को थोड़ी समझ तो आए, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। पांचवी बार जब वह आकृति फिर से प्रकट हुई तो वह प्रकाश के पर्दे में स्थिर खड़ा रहा। शायद यह अपर्याप्त ट्रू क्यूई के कारण था, क्योंकि एक पल की सुस्ती के बाद वह आकृति फिर से हिलने लगी। लेकिन इस बार भी लिन फैन को कुछ समझ नहीं आया। इस समय लिन फैन को अपने जीवन पर शक होने लगा। क्या उसकी समझने की क्षमता वाकई इतनी कमज़ोर हो सकती है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पैनल पर दिए गए विवरण के अनुसार उनमें असीम क्षमता वाली योग्यता और बोध क्षमता थी। लिन फैन थोड़ा असमंजस में था। उसकी योग्यता ब्रह्मांड में अद्वितीय थी, तो वह थोड़ा सा भी कैसे नहीं समझ सकता था। छठी बार वह आकृति फिर प्रकट हुई, और लिन फैन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह आकृति प्रकाश पटल पर बहुत देर तक स्थिर खड़ी रही। हटो! लिन फैन प्रकाश पटल पर दिखाई देने वाली आकृति पर चिल्लाया। ये सर्वोच्च शॉट आखिर क्या था? पैसा लेना लेकिन काम न करना, क्या ये सचमुच जरूरी था? हाय! इसी क्षण लिन फैन को चौंका देने वाली एक घटना घटी। प्रकाश पटल पर दिखाई देने वाली आकृति ने सचमुच आह भरी। जूनियर, आपकी साधना केवल सहज महासिद्धि है। महान दिव्य क्षेत्र तक पहुंचे बिना और नियमों की शक्ति को समझे बिना 100 बार देखना भी बेकार होगा। अभी जो सच्ची क्यूई का संचार हुआ है वह केवल एक आखिरी सक्रियण के लिए पर्याप्त है। अपने आप को ज्यादा महत्व न दें। ये कहते ही प्रकाश पर्दे में दिखाई देने वाली आकृति गायब हो गई। लिन फैन उस सर्वोच्च शॉट को घूरता रहा। उसका चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उसने सर्वोच्च शॉट को अपने पैरों तले रौंद दिया। धिक्कार है, इतना गुस्ताख मत बनो। दरअसल लिन फैन को यह नहीं पता था कि इस सर्वोच्च शॉट को सक्रिय करने का तरीका महान दिव्य क्षेत्र की सच्ची क्यूई की 9 परतें हैं, और लिन फैन ने अभी अभी अनगिनत औषधीय गोलियां खाकर अपनी सच्ची क्यूई को महान दिव्य क्षेत्र के स्तर तक जमा कर लिया था, जिससे अनजाने में ही सर्वोच्च शॉट सक्रिय हो गया था। इस समय उसका हृदय आक्रोश से भर गया। ये पहली बार था जब उसे इस तरह नीचा दिखाया गया था। नहीं, उसे इस आदमी से बात करनी चाहिए।